अस्सलामुअलैकुम, जुम्मा मुबारक एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शोएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। बहुत दिल के साथ ना, बड़े कड़े दिल के साथ मुस्कुराना पड़ता है आजकल। किसको? के इलेक्ट्रिक के सारिफ को। ज़रा से छींटे पड़ते हैं और लोग प्लान बना लेते हैं कि हम ज़रा बाहर जाएं, मज़ा ले ज़रा बारिश का। तो फिर उसके बाद में बाहर ही रहना पड़ता है कुछ देर के लिए, क्योंकि घर में छा जाता है अंधेरा, लाइट चली जाती है। और ज़रा सी बारिश के बाद इंतज़ामिया के क्या ही कहने, सिर्फ के इलेक्ट्रिक को कैसे हम तनकीद का निशाना बनाए। इंतज़ामिया भी तो गायब है, वो उनसे पानी मैनेज नहीं होता, पानी खड़ा रह जाता है। और फिर उसके बाद में सारे के सारे मामलात मैं भी वाकिफ़ हूँ, आप भी वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान जितना बड़ा है, कराची के मसाइल अगर आप कोई मेजरमेंट टेप बना लेना तो मेरे ख्याल में ये पूरा खित्ता कवर हो जाएगा। कराची के मसाइल की अगर हम बात कर ले तो पूरी एक फहरिस्त है कि जो रुकती नहीं थमती नहीं। मौसम बेहतर हो गया, अच्छा इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि अच्छा बहुत अच्छा दूसरे एरियाज़ में अब मैं विटनेस कर चुकी हूँ। तो हब्स ख़त्म हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये मौसम है, ये मेरे आपके हाथ में नहीं है। मसाइल मेरे आपके हाथ में है, लोग उसको सॉल्व नहीं करते। बहरहाल दुआ करते हैं जी, मामलात बेहतर रहें, कुछ मामलात आगे बढ़ें। और सवाल, क्योंकि मेरा शोएब का टीम नया दिन का हक़ है, हमारा फ़र्ज़ है, हमारा काम है, तो ये हम कर ही रहे हैं। अनोखा लाडला इस मुल्क में कौन कौन है? अनोखी मंतिक़ कौन लेकर आता है? हम इसकी बात भी करना चाहते हैं। लेकिन चूँकि आज सवेरे जब मैं आई और मुझे शोएब ने कहा कि हमें अच्छे अच्छे लोगों को याद भी करना चाहिए, अच्छे लोगों को याद करना चाहिए, तो उस पर जाने से पहले एक जुमला और किरण प्लीज़ कि इलेक्ट्रिक अदा करते हैं हम दोनों मिलकर। किस बात? अल्लाह से करीब कर दी है। कितना करीब कर दिया? जैसी लाइट आती है हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें तो सही, चली जाती है तो फिर उसके साथ में अस्तगफिरुल्लाह, क्योंकि आप अगर कुछ कह नहीं रहे तो आपका पड़ोसी ज़रूर कुछ ना कुछ कह रहा है। आप मजबूर हैं सब कुछ कहने के लिए। ये बहरहाल जी, ये के इलेक्ट्रिक से मुतालिक तो हम आगे चलकर भी मजीद बात करेंगे, क्योंकि जितनी बात की जाए वो कम है। यानी नोटिस लिए जाते हैं, जिस तरह हमने कल भी कहा था कि कहाँ से, यानी वफाक से, सिंध से, गवर्नर हाउस से, कहाँ से नोटिस नहीं लिया जाता, कहाँ पे इससे मुतालिक बात नहीं की जाती। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है कि लाइट जाती है, बल्कि ज़्यादा लाइट जाती है। बहुत लाइट जाता है, थोड़ा पानी आता है और लाइट चला जाता है। अब तो पानी आए ना आए लाइट जाता है। तो इनकी अनोखी मंतिक़ पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम उनका तस्करा भी कर लें जी, जिनको हम सब आज याद कर रहे हैं। मैं अलबेला का जिक्र कर रही हूँ। उनको तो हमारे दरमियान से गए 16 बरस बीते, लेकिन वो नहीं गए। उनकी लाइंस, उनका स्टाइल, उनका क़ैक़े लगाना हमें क़ैक़े लगाने पे मजबूर कर दे। ऐसा उन्होंने काम किया, इतना ज़्यादा हमें हंसने पे मजबूर किया। और ये नहीं, वो बहुत, जिसको कहना चाहिए ना, कुछ सेंसिटिव मौज़ूआत भी होते हैं जिसमें आप थोड़े टची होते हैं, वो उनको भी टच करते थे, उनके ऊपर भी बात करते थे। क़ैक़ा लगाना ही जो है ना, वो सिर्फ मसरफ़ नहीं था, वो इसके साथ साथ मुआशरे के दीगर मसाइल को भी सामने लेकर आते थे, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। लाहौर से इसी पर देखिए मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। तो ये वो लोग हैं कि जो आपके दिल को छू लिया करते हैं जब आप इनको देखें। अब ज़रा दिल पे हाथ रख के बताइए, जितने दावे किए गए और जहाँ से बात की गई कि नहीं अब तो आपका मसला हल हो जाएगा, अरे के इलेक्ट्रिक यूँ ठीक हो गई, कुछ भी हुआ? पूरा कुछ नहीं हुआ जी, कुछ नहीं हुआ। कराची के शहरी को, के इलेक्ट्रिक के सारिफ को सुकून नहीं, करार नहीं, चैन नहीं। 12 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। मकीन हो, दुकानदार हो, छोटा मोटा कारोबार करने वाले हो, कारखाने वाले हो, वो जब कोरोना के SOPs फॉलो करते तो उनका इतना हक भी नहीं है कि उनको बिजली मिल जाए। उनके मसाइल की तरफ देखने वाला कोई नहीं। हम मईशत का रोना रोते हैं। एक आम आदमी के घर में चूल्हा जले, रोटी मिले उसके बच्चों को, इसके लिए उसका काम करना, उस मेहनत कश का काम करना ज़रूरी है। लाइट नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। एक तरफ तो ये वाला मामला और दूसरी तरफ ओवर बिलिंग, इसकी शिकायत मैं कह रही हूँ, लोग कह रहे हैं इसकी टेंशन है और बहुत ज़्यादा है। और किरण, लाइन्स एरिया की अगर हम बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि पिछले 2-3 हफ्ते में ज़्यादा एहतजाज हुए हैं, कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ ज़्यादा एहतजाज हुए हैं। उसकी 2 रीज़न्स थी। पहली रीज़न ये थी कि लाइट नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है, और दूसरा है कि भारी बिल वहाँ पर आ रहे हैं। मुदस्सिर नज़ीर हमारे नुमाइंदे लाइन्स एरिया में ही गए, वहाँ पर मकीनों से बात की, तो उनकी तरफ चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के मकीनों के मसाइल क्या हैं, कितने परेशान हैं वो। जी बिल्कुल, कराची इलेक्ट्रिक कंपनी की जानिब से ये दावा किया गया है कि गैर लोड शेडिंग ख़त्म कर दी गई है, और जो मुस्तस्ना इलाके हैं उसमें लोड शेडिंग एलानिया हो रही है, और मैसेज के थ्रू लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि कितनी लोड शेडिंग होगी, और ये तकरीबन 8 घंटे है। लेकिन
हम कुछ इलाकों का विजिट्स किया है। वहाँ पर जो इलानिया लोड शेडिंग है उसका भी ड्यूरेशन तकरीबन 12 से 13 घंटे है। हर घंटे के बाद लोड शेडिंग हो रही है। इस वक्त हम लाइन्स एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पर जो वासी हैं यहाँ के, वो शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। यहाँ पर जो कारोबारी लोग हैं उन्हें भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। यहाँ के मकीनों से हम बात करेंगे। ये बताइएगा कितने घंटे बिजली जा रही है और बिल कितना आ रहा है आपका? तकरीबन 8 से 10 घंटे तो 12 घंटे इसमें लाइट जारी है और बिल तकरीबन अभी मेरे घर का आया 5000 रुपये का। अभी आप मुझे दिखा रहे थे मैसेज और आपका पूरा रिकॉर्ड है ना? जी जी, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पे मैसेज आता है कि जी इस टाइम पे लाइट बंद होगी, इस टाइम पे ये नहीं। बिल भी मेरा मोबाइल पे आता है। चले दिन में तो ये होता है कि लोड हो गया, लोड की वजह से लोड शेडिंग हो रही है। दिन में रात को कौन सा लोड है, इसके बारे में तो इनको सोचना चाहिए कि गरीब आदमी, छोटे छोटे घर हैं, बच्चे उनके परेशान होते हैं, किस तरह से वो लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है। लोड शेडिंग बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुई, ये लाइट तो बिल्कुल जा ही आ रही है। 1 घंटे लाइट आती है, फिर 2 घंटे लाइट चली जाती है, पूरे दिन यही सिलसिला चलते रहता है और बिल इतने आ रहे हैं कि गरीब आदमी भर नहीं सकता। अभी हमारा बिल आया है कम से कम, कुछ भी घर में नहीं है, सी सेवर, एक टीवी और पानी की मशीन है, 8000 रुपये का बिल आ गया। इतना कर रहे हैं कि लोग, बच्चे परेशान हैं, बच्चों के दाने निकले हुए हैं। एक छोटे छोटे मकान है और उन मकानों में आध घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद लाइट चली जाती। यही हाल रात का भी है, यही हाल दिन में है। बिल आ रहे, मेरा अपना 14,000 का बिल आया। अब मैं जब लाइन्स एरिया में आया हूँ तो बिजली थी और उसके बाद जो है लोड शेडिंग, यहाँ पर मेरे खड़े यहाँ पर 2 दफ़ा बिजली जा चुकी है। और यहाँ पर जितना कारोबारी तबका है उनका ये कहना है कि जो मुस्तस्ना इलाके हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है वो सब झूठ है और यहाँ पर लाइट जो जाने का ड्यूरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है और जो ओवर बिलिंग है, जो ज़्यादा बिल आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर घंटे के बाद बिजली जा रही है और रात के वक्त जो यहाँ पर लोड शेडिंग होती है वो समझ से बाहर है, क्योंकि उस वक्त तमाम लोड कम हो जाता है, लेकिन फिर भी रात के वक्त लोड शेडिंग होती है और रात में जो गर्मी में उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शुक्रिया मुदस्सिर, आपने अपडेट कर। बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ पर भी लाइट नहीं थी। रात में 3 दफ़ा 3 घंटे के लिए लाइट गई थी, यानी घंटा फिर घंटा और फिर घंटा। एनीवेज जी, ये कराची का जो मसला है यानी लोड शेडिंग, ये आज का तो है नहीं, ज़ाहिर है पुराना है। जमाते इस्लामी ने एहतजाज पहले भी किया और जमाते इस्लामी आज भी एहतजाज करेगी। शहर भर में 400 मकामात पर मुजाहरे किए जाएंगे। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने मुतालबा किया है कि गवर्नर सिंध, PTI और MQM के मुंतखब नुमाइंदे इस्तीफ़ा दें। साथ साथ के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करके कौमी तहवील में लेने का मुतालबा किया गया। यानी एक बार फिर नेशनलाइजेशन की गूंज है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब हमें ज्वाइन करें, उनसे बात करेंगे। शुक्रिया आपके वक्त का, क्योंकि आपने हमेशा एहतजाज किया, वो चाहे नादरा के मसाइल हों और वो चाहे के इलेक्ट्रिक के मसले हों। इस पर आप लोगों ने आवाज़ उठाई और उसका हमने नतीजा भी देखा है, चीज़ें कुछ बेहतर हुई हैं। और ये जो ऐलान है आपका कि आज एक बड़ा एहतजाज होगा, 400 मकामात पर होगा, थोड़ा शेयर कर सकते हैं प्लान क्या बनाया है? शराहें बंद करेंगे, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर जाएंगे या उनके CEO का घर अगर आपको मालूम है तो उनके घर के बाहर धरना दिया जाएगा, गवर्नर हाउस जाएंगे, कहां जाएंगे, धरना होगा, क्या होगा? लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है और शहरी इंतहाई परेशान हाल है और कोई दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लोगों में मायूसी फैल रही है कि के इलेक्ट्रिक क्या इसी तरह से चलता रहेगा, इसी तरह हमारी किस्मत में लोड शेडिंग है, इसी तरह से बीमार पड़ते रहेंगे लोग, इसी तरह बच्चों की तालीम मुतासर होती रहेगी, तो कोई आवाज़ नहीं है। लिहाजा ये आवाज़ बनने के लिए और आवाम से रब्ता और आवाम के साथ मिलकर अवामी दबाव डालने के लिए हमने फ़ैसला किया है कि ना सिर्फ ये कि हम बड़े धरने देंगे और गवर्नर हाउस और CM हाउस हमारे जो है वो अहदाफ में मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बड़े पैमाने पर रब्ता अवाम करेंगे और चौकों और चौराहों पर और मस्जिदों के बाहर और बाज़ारों में सब जगह पर धरने भी होंगे, मुजाहरे भी होंगे। तो इसलिए हमने फ़ैसला किया कि कम से कम 400 हम जो है एहतजाज, धरने और मुजाहरे करेंगे। पहले मरहले में ये आबादियों के अंदर होंगे और छोटी शाहराहों पर होंगे, और दूसरे मरहले में फिर हम बड़ी बड़ी शाहराहों को पर बैठेंगे, उनको बंद भी करेंगे ताकि शायद इसके ज़रिए से अरबाब इख्तियार के ऊपर कोई कान पर जूं रेंगे और लोगों का और आवाम का और कराची का ये मसला हल हो। ये फरमाइएगा कि कोई राबिता के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया के साथ, कोई बातचीत उनके साथ, कोई राबिता नेपरा की जानिब से, कुछ ऐसे मामलात हैं वो भी बताइए प्लीज़। देखिए, नेपरा से हमारा रब्ता हुआ, ज़ाहिर है उस दिन एक प्रॉब्लम आई थी और वहाँ से रब्ता नहीं हो सका था। फिर हमने चेयरमैन नेपरा को अप्रोच किया, उनको लेटर भी लिखा, उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया,
फिर उसके बाद जो नेपरा की टीम आई थी यहाँ पर मॉनिटर करने के लिए सिचुएशन को, उसके साथ हमारी बहुत तफसीली मुलाकात हुई। फिर हमने उनको सारी सबमिशन दी हैं और तहरीरी तौर पर भी हमने चेयरमैन नेपरा को अपनी तमाम तर चीज़ें जो है वो मुतालिबात और हालात से आगाही उनको दे दी है। तो इसके अलावा के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया की जहाँ तक बात है, इनसे मिलना ना मिलना बराबर है। ये असद उमर मिले थे ना मुनीस अलवी से, उसके बाद उन्होंने ऐलान फरमाया था ना कि कल से लोड शेडिंग नहीं होगी। अब 1 हफ़्ता गुजर गया है, जवाब दें। इसीलिए तो हम मुतालबा कर रहे हैं ना कि अब अखलाकी जवाज़ रह गया है कि इन लोगों का जो PTI के MNA MPA और MQM के MNA MPA कराची से हैं, उनको अखलाकन अब छोड़ देना चाहिए, वरना जाकर PM हाउस का घेराव करना चाहिए कि इनका लाइसेंस आप क्यों नहीं मनसूख कर रहे, जो कोई वादा पूरा नहीं करते। और अब जिस तरह डिटाई के साथ जो के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया आकर कह रही है कि लोड शेडिंग ख़त्म नहीं होगी, तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितने ताकतवर महसूस करते हैं अपने आप को, और उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं हमारी हुकूमतों की, और हर हुकूमत उनके आगे ढेर हो जाती है, सारी मराहत उनको फराहम करती है, उनको गैस भी फराहम कर देते हैं, उनको ऑयल भी फराहम कर देते हैं, उनको सब्सिडी भी फराहम कर देते हैं, उनको जो है वो नेशनल ग्रिड से बिजली भी दे देते हैं। फिर भी जो है वो उनकी एक बात मानने के लिए अब राजगुरु पर के इलेक्ट्रिक तैयार नहीं है, लेकिन ये फिर भी वो धड़ल्ले से कह रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सारे दबते हैं, कोई गोट फंसती है। इसीलिए तो फिर हम आवाम के साथ खड़े हुए हैं। जमात इस्लामी वाहिद आवाज़ है कि जिसने इस मसले को जो है वो आवाम की सतह पर लेकर गए हैं, और मुसलसल हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सही। अच्छा हाफिज़ साहब, एक और इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इलेक्ट्रिक पर, और वो है कि भारी बिल आते हैं। लोग ये कहते हैं कि इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं होती, यानी छोटा सा मकान होता है, 2 कमरों का मकान होता है, सिर्फ पंखे लगे होते हैं, लेकिन बिल उनका हज़ारों में आता है। वो लोग इस बारे में बात करते हैं। लेकिन मुनीस अलवी साहब, उनका ये दावा है कि जो ओवर बिलिंग के मामलात होते हैं, जो शिकायत होती हैं, उसमें जो फैसले हैं वो 99% के इलेक्ट्रिक के हक में आते हैं। तो सर ये बात अपनी जगह, लेकिन ये साबित करना कि ओवर बिलिंग हो रही है कराची में के इलेक्ट्रिक की तरफ से, ये साबित करना फिर आसान है, जबकि वो खुद कहते हैं कि जो फैसले होते हैं वो 99% उनके हक में होते हैं। एक तो मुनीस अलवी साहब जो चाहें कहते रहें, जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि इनके हर IBC के ऊपर लोग धक्के खा रहे होते हैं, जलील व ख्वार हो रहे होते हैं। पहले गार्ड उनको धक्के, फिर उसके बाद अंदर का आदमी उनकी बात नहीं सुनता, और अगर किसी की अप्रोच उस वक्त उसके जो है मैनेजर तक और GM तक हो जाए, तो वहाँ पर भी उसको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता, बल्कि कहा जाता है कि आप कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 60 गज़ के मकान और 2 पंखे वाले का भी अगर 3 लाख रुपए भी और 10 लाख रुपए भी बिल आ जाए, मैं महावरतन नहीं कह रहा, ऐसा ही होता है, तो भी उससे कहा जाता है किस्तें हो सकती हैं, माफ़ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद कितने लोगों को ये पता होता है कि नेपरा जाएं, फिर नेपरा में कहाँ जाएं? 3 करोड़ की आबादी में एक ऑफिस है नेपरा का, और फिर वो कानूनी पेचीदगियों में, तो जो केसेस जमात इस्लामी के पास आ जाते हैं वो हम फिर फॉलो अप करते हैं, फिर नेपरा के ज़रिए से जाते हैं, और उसमें ये बिल्कुल झूठ बात है कि 99% उनके हक़ में होता है। 90% केसेस में के इलेक्ट्रिक जो है वो उसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है, और वो गलत होता है, और धोखा देते हैं, और झूठ बोलते हैं, और गलत तरीके से लोगों को फिक्स करते हैं। तो लोगों को रिलीफ फिर मिल जाता है, लेकिन कितने परसेंट? 1% लोगों को भी रिलीफ नहीं मिल पाता। और उसका सबब यह है कि एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि जिसमें, इसीलिए हमने चेयरमैन नेपरा से कहा है कि हर IBC के साथ अब नेपरा का ऑफिस होना चाहिए, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और यही वो मामला है जिसके ऊपर जमात इस्लामी इतना कुछ आज करने जा रही है। मैं चाह रही थी कि हम एक बार फिर से दिखा देते वो एरियाज़ कि जहाँ पर आज जमात इस्लामी बैठने जा रही है, जहाँ से आज आप लोग बाकायदा तौर पर कोशिश कर रहे थे कि जहाँ पर बैठे 400 के करीब मकामात हैं ऐसे, और उसमें कई इलाके कराची के छोटे बड़े आते हैं। लेकिन जैसा कि आप फरमा भी रहे हैं कि हम इसका दायरा बढ़ाएंगे, जौहर मोड़ है, इसमें पावर हाउस शरंगी है, मॉडल कॉलोनी है, यहाँ पर कराची के वो लोग आबाद हैं जो वाकई 10-10, 12-12 घंटे फंसे रहते हैं कि बिजली अब आए कि तब आए, उनको अजियत से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा भी दीगर इलाके हैं, मैंने कोशिश की कि हम इसके बारे में भी बता दें। अच्छा, अब देखिए, एक तरफ तो हाफिज़ साहब के इलेक्ट्रिक का ये कज़िया, ये सारे का सारा मामला है, दूसरी जानिब अब ये देखिए कि अब ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक को नेशनलाइज़ किया जाए। इस सबसे होगा क्या? क्योंकि ये मुनीस साहब तो पहले कह चुके हैं, वो इकलौते सारे के सारे सिस्टम में कसूरवार नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन उनकी के इलेक्ट्रिक कसूरवार नहीं है। तो अगर उनको पकड़े तो पूरा सिस्टम याद आता है, और अगर आप कहें कि नेशनलाइज कर दें तो वाकई फिर के इलेक्ट्रिक को इस तरह से एकदम से निज़ाम बदल देने से कुल्ली तौर से तो चेंज नहीं आ सकता, चीज़ें बेहतर नहीं हो सकती। ये 1 साल कह रहे हैं, अगर आप सारा कुछ ठीक करने निकलते हैं तो उसके लिए कितने साल सोचें हम? ये बात तो मुनीस अलवी की सही है कि सिर्फ वो कसूरवार नहीं, जिसको रिश्वत दे रहे हैं, जिस हुकूमत को ये सब खरीद रहे हैं, वो भी तो कसूरवार हैं। सिर्फ के इलेक्ट्रिक कसूरवार थोड़ी है, के इलेक्ट्रिक तो रिश्वत दे रही है, जो रिश्वत ले रहा है
जो अपनी इंतखाबी मुहिम चलवा रहा है इनके ज़रिए से, वो भी तो कसूरवार है और इसीलिए फिर वो कुछ करता भी नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कौमी तहवील में लिए बगैर ये मसला हल नहीं हो सकता। फौरी तौर पर इनका लाइसेंस कैंसिल करें, कौमी तहवील में लें, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाएं। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त खुद के इलेक्ट्रिक के अंदर ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जो ये सलाहियत रखते हैं कि अगर ऊपर की इंतज़ामिया ईमानदार हो तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। फिर क्या पाकिस्तान में कोई लोग नहीं है ऐसे, कोई टेक्निकल लोग नहीं है, कोई इदारे चलाने वाले मर गए सारे कि जो ये काम नहीं कर सकते? लेकिन अगर हुकूमत चाहती ही ये है कि कौम के इदारों को बेच बेच कर खाती रहे तो फिर तो ज़ाहिर मसला हल नहीं हो सकता। लिहाजा एक प्राइवेटाइजेशन के बाद दूसरी प्राइवेटाइजेशन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। कौमी तहवील में लीजिए, स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी बनाइए और फिर एक पूरा जो है वो फ्रेमवर्क तय कीजिए और इसी तरह से जो है वो आदाफ को तय करके काम शुरू कीजिए। फिर खुद पता चलेगा कि कितनी चीज़ों को आउटसोर्स करना है, कितनी चीज़ों को जो है डेवलप करना है। सही, यानी अज़र में भी नेशनलाइजेशन इज़ द सोल्यूशन, और यही बात दीगर जमातों के रहनुमा भी हमारे शो में आकर कर चुके हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन सवाल तो वही है कि ये मामला आज का नहीं, ये मामला नियर पास्ट का भी नहीं है, ये मामला काफ़ी पुराना है। तवील लोड शेडिंग का मामला है, ओवर बिलिंग का मामला है, और जो शहरी हैं वो परेशान हो रहे हैं और न जाने कब से परेशान हो रहे हैं। किरण, ये जो नेशनलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन, इसकी बहस भी पुरानी है, कोई नई तो है नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि ये चलेगा कब तक? यस, ऐसे कब तक होता रहेगा? क्यों और आखिर कब तक ऐसे ही होता रहेगा कि हम परेशान रहें, सारिफ परेशान रहे कि इलेक्ट्रिक को अब नैब ही पूछेगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अवामी शिकायत पर नोटिस लिया। डीजी नैब कराची को 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सिस्टम अपग्रेड ना किए जाने की तहकीकात भी होगी और शायद अब हमारे कुछ आंसू पूछ सके। देखिए इसी सब के ऊपर सुहेल रशीद की रिपोर्ट। रोशनियों के शहर में तवील अंधेरों का कर्ब क्यों? ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के मारे कराची वालों की दुहाई नैब ने सुन ली। चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इंक्वायरी के अहकामात जारी कर दिए। ओवर बिलिंग के जरिए शहरियों से मुबैना तौर पर अरबों रुपए हथियाने की छान फटक भी होगी। नैब एलामिये के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का सख्ती से नोटिस लिया। डीजी नैब कराची को मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल करके 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने का हुक्म। ये तफ्तीश भी होगी कि हुकूमत के साथ मायदों के बावजूद बिजली के निजाम को जदीद बनाने के लिए सरमायाकारी क्यों न की गई। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक से हुकूमत के साथ किए गए तमाम मायदों की नकूल हासिल करने की हिदायत भी की है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि मायदों की खिलाफ वर्जी और अवाम को लूटने के शवायद सामने आए तो सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि नैब यकीन ही बिला तफरीक एहतसाब पर रखता है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। तो जनाब आलमी सतह पर मुल्क के लिए एक और बड़ा एजाज़, इतनी सारी शिकायत और शिकवों के बाद ये बात करनी तो बनती है। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम की यूथ काउंसिल का मुस्तकिल रुकन बन गया। ये वाकई एक अच्छी खबर है। शंघाई ताउन तंजीम ने पाकिस्तान के दफ्तर खारिजा को इस सिलसिले में बता दिया है, आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उमूर नौजवानान उस्मान डार का कहना था कि ये सब हुकूमती इक़दामात ही तो हैं और वज़ीर आज़म की मुसलसल कोशिशें ही तो हैं जिसके नतीजे में ये सब मुमकिन हो पाया। बढ़ते आगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। वो एक्शन दिखा रहे हैं किसी के खिलाफ, और वो किसी कौन है? वो है अपोजिशन, यानी अपोजिशन की एक जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सिंध हुकूमत इनके खिलाफ करप्शन का एक और मुबैना केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सामने लेकर आई है। रुकन असम्बली खुर्रमशेर जमान साहब ने दावा किया है कि सूबे भर में 90% RO प्लांट्स बंद पड़े और आवाम प्यासे हैं। आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ पाक और सिस को ठेका देकर उमर जिलानी को मुल्क का अमीर तरीन शख्स बना दिया। PTI आइंदा हफ्ते नाब के दफ्तर पर एहतजाज करके केस चलाने का मुतालबा करेगी। मजीद खुर्रमशेर जमान साहब का इससे मुतालिक क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं। 33 अरब रुपए सुबह सिंध की आवाम को टीका लगाया गया है। ये मेरी नज़र में खुली करप्शन है, ये लूटमार है। इन RO प्लांट्स के बंद होने की वजह से आज सुबह सिंध के अंदर लाखों के तादाद के अंदर लोग प्यासे बैठे हुए हैं। मिट्टी, छाछड़ो, कोलाई, डिप्लो, नगर पार्कट, इस्लाम कोट, कांटियो, ये उमर, बदीन, ठट्टा के आसपास के जितने इलाके हैं, यहाँ पे जितने RO प्लांट लगे हैं, इसमें से 90% RO प्लांट जो हैं वो इसके सारे बंद पड़े में हैं। और इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द रीजन कि आज ये सारे प्लांट बंद पड़े हुए। इर्रेगुलर इनके एक्सपेंडिचर्स थे। उमर जिलानी साहब वो हैं जो जरदारी साहब के लाडले हैं, जिनकी कंपनी का नाम है पाक ओएसिस। जरदारी साहब ने बोला कि काम करेगा तो खाली पाक ओएसिस करेगा।
अगले हफ्ते पीर या मंगल के दिन नैब के दफ्तर जाएंगे। सुबह सिंध के अंदर जितने भी आर ओ प्लांट्स आज बंद पड़े हुए हैं, उसके ऊपर जो करप्शन हुई है, उसमें जो बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, केस को फौरी तौर पे खोला जाए। जनाब, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि PTI अरकान अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होते चले जा रहे हैं, और दूसरी जानिब क्या है जी, पीपल्स पार्टी भी तहरीक इंसाफ को चैलेंज पर चैलेंज दे रही है। संजय साधवानी सईद गनी के साथ ही मौजूद हैं, तो उनकी जानिब चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से सवाल उठाए गए और किसका जवाब है जो अब पीपल्स पार्टी को चाहिए और मुसलसल चाहिए, क्योंकि ये सवाल कर रहे हैं और जवाब आ नहीं रहा। वज़ीर तालीम सईद गनी ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली ज़ैदी को चैलेंज दिया कि आइंदा इलेक्शन में बताऊंगा कि किस तरह इलेक्शन होता है और पार्टी से दरख्वास्त करूंगा कि अली ज़ैदी के सामने टिकट दिया जाए। तो सईद साहब ऐसा ऐलान नहीं कर सकते कि अली ज़ैदी असेंबली से इस्तीफा दें, आप सूबाई असेंबली इस्तीफा दें और दंगल हो जाए? वो देगा नहीं ना। नहीं, वो नहीं दे, मैं तो तैयार हूँ, अगर देना चाहता है मैं तो तैयार हूँ, लेकिन वो देगा नहीं। देगा ना, जो यूसी के चेयरमैन का इलेक्शन हार जाए, इस मुल्क की बदकिस्मती है कि इनको मुसलत कर दिया गया, वरना अगर ये भी जो आप कह रहे हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं भाई, मैं वो तो मेरे साथ टीवी बैठने को तैयार नहीं है, मेरे साथ मीडिया के सामने आकर बात करने को तैयार नहीं है, तो अब वो कितना सच है आपको अंदाज़ा हो सकता है। अगर अली ज़ैदी इस्तीफ़ा दे आए तो सईद गनी सिंध असेंबली से इस्तीफ़ा देकर अली ज़ैदी के सामने इलेक्शन लड़ने को तैयार है अभी भी? 1 सेकंड में अली ज़ैदी साहब चैलेंज कर दिया है सईद गनी साहब ने आपको कि इस्तीफा दें और आकर इलेक्शन लड़े। सईद साहब, इस वक्त सिंध में आटे का बुरहान यकीनन पैदा होने जा रहा है। आटा मार्केट में 5 से 10 रुपए किलो महंगा हो गया है। चक्की मालकान कहते हैं कि 54 रुपए किलो हमें जब गंदम मिलेगी तो हम कहाँ से आटा सस्ता देंगे। इस हवाले से सिंध हुकूमत कुछ सोच रही? देखें, ये बात मैंने अपनी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछली की थी उसमें बताया था कि पंजाब में इस नालायक नाहल हुकूमत की मिसमैनेजमेंट की वजह से खामखा गंदम का बहरान पैदा हो रहा है, और पंजाब वो सूबा है जो पाकिस्तान की 70% के करीब गंदम जहाँ पैदा होती है। अगर उस सूबे में भी गंदम का बहरान हो जाए तो उसका असर मुल्क के बाकी इलाकों पे ज़रूर पड़ता है। सिंध सूबा वो वाहिद सूबा है जिसने जो अपना प्रोक्योरमेंट का टारगेट रखा था वो 98% हमने अचीव किया, और खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जहाँ फरिश्तों की हुकूमत है, उन्होंने सिर्फ 5% प्रोक्योरमेंट की थी। तो जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो आगे आने वाले दिनों में अल्लाह रहम करे, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद ये गंदम का बहरान मज़ीद ख़राब होगा। हमारे पास जो हमारा प्रोक्योरमेंट का टारगेट था, जिस तरह मैंने बताया 98% हमने पूरा किया है, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि ये आपस में सूबों के दरमियान भी इसका फ़र्क पड़ता है। अगर KPK में सूरत हाल ख़राब होती है तो उसका असर पंजाब पे आता है, फिर पंजाब की वजह से हम पर भी असर आता है, तो ये हालात ख़राब हो सकते हैं। अगर अभी हुकूमत ने कोई अक्लमंदी नहीं की, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं है, या ये कि कोई अगर सही स्टेप्स नहीं लिए, तो ये गंदम का जो बहरान है, जो क्राइसिस है, इसमें इजाफा हो सकता है। CA ने एक रिपोर्ट दी है कि PIA के जो 99% पायलट हैं उनके लाइसेंस जाली नहीं है और वो फ्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद PIA बंद हुई वज़ीर के बयान के बाद, इस पर पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल? देखें, हमने एक बात पहले भी कही थी कि जो तरीक़ेकार था एविएशन के मिनिस्टर का, और सिर्फ उसने नहीं कहा, फिर इस महा चावल ने भी कहा, फिर और लोगों ने भी कहा, सब ये कहते रहे कि जी PIA के जो पायलट्स हैं वो ठीक नहीं है, और वो बड़े दंदना के कहते रहे उन्होंने बड़ा काम किया है। अब जो वो खतूत लिख रहे हैं दूसरे मुल्कों को, वो बता रहे हैं कि नहीं जी ये ठीक है। अब बड़ी अजीब सी बात है कि जो DG हैं सिविल एविएशन के, वो इस वक्त सेक्रेटरी एविएशन भी हैं, और सेक्रेटरी एविएशन जो हैं वो ज़ाहिर है कि मिनिस्टर एविएशन के नीचे होते हैं। अब अगर मिनिस्टर एविएशन असेंबली में खड़े होकर एक बात कर रहा है और सेक्रेटरी एविएशन जो DG सिविल एविएशन भी है, वो जो ख़त लिख रहा है वो उससे मुख्तलिफ है। अब मुझे समझ नहीं आती बात कि जो वज़ीर मौसूफ़ ने फरमाया असेंबली में, उनको ब्रीफ किसने किया था? और मुझे ये लगता है, देखिए मैंने पहले भी कहा, ये मुझे जानबूझकर एक इनकी हरकत लगती है कि जिससे ये चाहते हों कि PIA को भी स्टील मिल की तरह ये ज़मीबोस करें, और उसके बाद जो इनके अपने ATMs हैं, कोई ना कोई ज़ाहिर ख्वाहिशमंद होगा तो उसको कोई निज़ाम चलाने की कोशिश करें। अली ज़ैदी ने आज ट्वीट किए गुज़िश्ता रोज़ कि बिलावल अगर हमें वसीयत दिखा दें शहीद मित्रौमी की ओरिजिनल, तो हम आपके सब सवालों का जवाब दे देंगे जो इमरान खान ने उसने किए हैं। तो वसीयत दिखाने में क्या है? ये होता कौन है पूछने वाला? मतलब भाग क्या है, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? मतलब मुझे तो फिर वो रेहाम खान की किताब में जो सवाल हैं वो पूछो ना जाके अपने लीडर से, भाई सही लिखा है गलत लिखा है। भाभी ने हमारी, जो हमारी लीडर थी पहले, जो मादर मिल्लत दोयम थी। क्या लग रहा है, आखिर गेम क्या है? बार बार पीपल्स पार्टी से ही पूछा जाता है। जो मईशत की बर्बादी है,
जो PIA की बर्बादी है, स्टील मिल की बर्बादी है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा है, पेट्रोल की नायाबी है, गंदम का जो बहरान है, दवाएं महंगी हो गई हैं। अगर हम इस पे बात करेंगे तो ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए चीज़ें करते हैं। सूबाई वजीर का कहना है कि अली जैदी को वसीयत से क्या तकलीफ है। पीपल्स पार्टी के कारकुन जियाले जब वसीयत नहीं मांग रहे तो वो होते कौन है बीबी की वसीयत मांगने वाले। जी शुक्रिया संजय, आपने अपडेट किया। ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात है, रोजाना शो में करते हैं, लेकिन आज हमने बड़ा अहम मौजू चुना और वो मौजू है कि क्या खित्ते में दोस्तियां बदल रही हैं, खित्ता बदल रहा है और खित्ते में होने क्या जा रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक टाइज और ये प्रोजेक्ट्स, इस बारे में आप... पुरानी दोस्तियां, पुराने रिश्ते, नए मुआहदे पाकिस्तान से लड़ेंगे, लेकिन हुआ क्या, यूं करके निकाला मिला। ईरान ने भारत को चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से यूं करके अलग कर दिया चुटकी बजा के। ईरानी हुकाम कहते हैं तेहरान हुकूमत ने अपने तौर पर रेल लाइन की तामीर का फैसला कर लिया है, तो इंडिया भाई अपने घर जाओ, चैन से बैठो और अपने फैसले वैसे करने की कोशिश करो जैसे वक्त की ज़रूरत है, जैसे आपके अवाम की ज़रूरत है। बहरहाल ये उनके मसाइल हैं, खित्ते में ये बड़ी बात हुई है, हम इसी का तस्करा करेंगे आज डिटेल से। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी में ज्वाइन करेंगे। भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। चीन ईरान को भारतीय जबड़ों से निकाल लाया। भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल कबल अफगानिस्तान की सरहद के साथ चाबहार से जहदान तक ईरान ने भारत से रेलवे की तामीर का मुआहदा किया था, लेकिन तेहरान ने प्रोजेक्ट शुरू करने और फंडिंग में ताखीर करने पर भारत को प्रोजेक्ट से अलग कर दिया। ईरान अब इस प्रोजेक्ट को मार्च 2022 तक किसी की मदद के बगैर ही मुकम्मल करेगा। दूसरी जानिब चीन और ईरान एक तारीखी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। ईरान ने सारा खाम तेल चीन को फराहम करने पर इत्तेफाक किया है। मुआहदे के तहत चीन साहिल की तरक्की के साथ मकरान खित्ते में बंदरगाहों की तामीर में भी हिस्सा लेगा। चीन को ईरान में ऐसी रेलवे लाइन बनाने की इजाजत दी जाएगी जो ईरान के रास्ते पाकिस्तान को इराक और शाम से जोड़ देगी। चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से अलहदगी को भारतीय मीडिया ने बहुत बड़ा नुकसान करार दिया है। ईरान के फैसले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार है और अजीब और गरीब तबसरे कर रहा है। तो जनाब, ये एक ऐसी खबर आई कि जिसके बाद में एक तरह से ना आपको नए सिरे से इस खित्ते के आसपास इस खित्ते को देखना पड़ेगा। हमारे आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनमें अफ़गानिस्तान भी आ जाता है और उनमें क्या आ जाता है जी, ईरान भी आ जाता है। ये हमारे बिरादर ममालिक हैं, ये हमारे बिरादर ममालिक हैं। लेकिन इस सब में ये देखिए कि भारत अब तक करता क्या है। भारत अब तक ये करता आया है कि वो उनसे दोस्ती निभाते हैं और उनको लगता है कि इस तरीके से वो पाकिस्तान पर प्रेशर बढ़ाते हैं, क्योंकि ये हमारे मुस्लिम बिरादर ममालिक हैं। हम इनकी मदद के लिए आगे से आगे खड़े होते हैं। अगर हमारे यहाँ ज़लज़ला आ जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो ईरान हमारी हेल्प के लिए भी आता है। हमारे विजिट्स हो चुके हैं, इमरान खान साहब बहुत कुछ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत कुछ कर चुके हैं, बहुत कुछ कह चुके हैं, लेकिन भारत को ऐसा लगता था कि नहीं, अब ये 2 ऐसे कार्ड्स हैं कि जो उसकी जेब में हैं। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ईरान ने कहा नहीं, हमारे कार्ड्स हमारे पास हैं, आप अपने घर जाइए। अच्छा किरण, और ज़ाहिर है ये तो एक मामला जो रिपोर्ट हुआ है, इसके अलावा जिस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है वो एक 18 सफ़ों पर मुश्तमिल एक एग्रीमेंट है। अभी उसकी ऑथेंटिसिटी पर हम बात नहीं करते क्योंकि ज़ाहिर है उसको उन्होंने भी वेरीफाई नहीं किया, बट स्टिल वो डिस्कस हो रहा है। और उसके मुताबिक तकरीबन 100 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि चाइना और ईरान के दरमियान जिन पर बात हो रही है, यानी तकरीबन $400 बिलियन US की ये इन्वेस्टमेंट है जो कि चाइना करने जा रहा है ईरान में। यहाँ एक अहम सवाल ये है कि ईरान जो कि आइसोलेशन में था, ईरान जिस पर सैंक्शंस थी, उस ईरान के साथ चाइना के ये मुआहदे, और उसमें अगर ये बात भी की जाए कि ईरान खाम तेल चाइना को देगा तो वो सैंक्शंस किधर जाएंगी। और अगर इस मुआहदे के बाद हम ये इम्प्लिकेशन को इस तरीके से देखें कि कहीं फिर अमेरिका मजबूर तो नहीं हो जाएगा सैंक्शंस उठाने से मुताल्लिक, कहीं वेस्टर्न ममालिक मजबूर तो नहीं हो जाएंगे वो भी अब इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि चाइना अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो सोचेंगे तो वो भी। उस सबसे पहले चाइना ने बड़ा क्लियरली उन्हीं को ये इशारा दे दिया है कि जनाब हम आपकी किसी भी बात को खातिर में नहीं लाते, हाँ वो चाइना के लिए हो खुद या फिर वो जिनके साथ में ट्रीटीज़ करने जा रहे हैं और उसमें कोई भी कंट्रीज़ हों। अच्छा, आपने चूँकि अमेरिका का तस्करा किया ना, तो मामलात वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से चाइना के और अमेरिका के बड़े सख्त थे, लेकिन अब कोरोना के आने के बाद में जितना डायरेक्ट होकर उन्होंने चाइना पर, चीन पर इल्ज़ाम लगाया, उसको वुहान वायरस कह दिया कोरोना को, तो इस सब के ऊपर हुआ जनाब झगड़ा और इस सब के ऊपर जारी थी जनाब लफ्ज़ी जंग
ट्वीट्स पर ट्वीट्स आने लगे, चाइना ने अपनी खफगी का भी इजहार किया। लेकिन जब बात आ जाती है सिफारतकारी की, जब बात आ जाती है नए से नए मुआहदों की, पॉलिसीज़ की, तो कभी कभी ऐसे हालात बन जाते हैं कि उनको रीविज़िट करना पड़ता है। पाकिस्तान की इस खित्ते में हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम मामलात को अमन की तरफ लेके जाएं, झगड़े फसाद की तरफ नहीं, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं। हम कौन लोग हैं जी? हम पाकिस्तानी वो हैं जो मुआशी तौर पर भी दबाव का शिकार हैं, जिनको दहशतगर्दी का भी सामना करना पड़ता है। और इस सारे के सारे सिनेरियो में जब हमारे पास पकड़ा जाए भारत का जासूस, और फिर उस सब के बाद में जनाब मामलात ऐसे हों कि भारत चाहे कुछ और नज़र आ जाए कुछ, और वो सारी दुनिया के सामने हो। कुलभूषण का मामला, मुझे इस पर आना पड़ेगा, ये मामला भी कुछ ऐसे ही बना। इस मामले में भी भारत के सामने भी पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ और एक ही पॉलिसी है कि हमने आपका चोर पकड़ लिया है, अब ज़रा आप ये ढूंढिए और तलाश कीजिए कि मज़ीद कितने चोर हैं, वापस इज्जत से बुला लें तो अच्छी बात है। हमारे पास होगा तो हम ज़ाबिते भी पूरे करेंगे और हम इतनी आसानी से इस मामले को जाने भी नहीं देंगे। एग्जैक्टली किरण, और जब हम ICIJ के फैसले के बाद देखते हैं कि पाकिस्तान ने उस पर अप्लाई किया जो भी मामला जिस तरीके से लेकर चलना चाहिए था, लेकिन भारत उस तरीके से उसको एक तो टेकअप नहीं करता, दूसरा प्रोपेगेंडा भी करता है। अच्छा, प्रोपेगेंडा करके भारत ये सोचता है कि शायद लोग उसकी बात मान भी जाएंगे, उनका मीडिया ये सोचता है जो हम रिपोर्ट करेंगे लोग हमारी बात को सीरियस ले भी लेंगे, मतलब लोग इतने बेवकूफ़ तो है नहीं। आप जो बात करते हैं, अब लोग हकाइक जान लेते हैं कि आपको करना क्या था, लेकिन आप कर क्या रहे हैं। यानी फरमाइश थी आपकी कुछ, उसके बाद एक और फरमाइश, लेकिन फरमाइशें पूरी करने का तो वक्त गुजर गया जनाब, जो काम करना है वो कीजिए। तो कुलभूषण यादव से मुतालिक हम बात करेंगे, जो भारत ने कहा कि काउंसलर रसाई दी जाए, तो पाकिस्तान ने कहा चलिए लीजिए काउंसलर रसाई एक बार फिर आपको देते हैं। फिर उन्होंने कहा गया कि मुलाकात के दौरान सिफारतकारों और कुलभूषण के दरमियान हायल शीशा हटा दिया जाए। पाकिस्तान ने कहा चलिए भाई शीशा भी हटा देते हैं, तसल्ली से देख लीजिए, बात कर लीजिए। फिर फरमाइश की रिकॉर्डिंग ना की जाए, चलिए ये फरमाइश भी पूरी की, सारी फरमाइशें तो पूरी कर दी, ख्वाहिशात पूरी कर दी। फिर भी जो भारतीय सफारतकार आए तो बात के बगैर वापस चले गए और पीछे से कुलभूषण पुकारता रहा, लेकिन सफारतकारों ने लगता है हेडफोन्स पहने हुए थे, उन्होंने नहीं सुना, पकड़े गए ना। मक्कार भारत आखिर चाहता क्या है? भारतीय सिफारतकारों ने अपने जासूस कुलभूषण यादव तक रसाई मांगी। पाकिस्तान ने रसाई दे दी, लेकिन भारतीय सिफारतकार कुलभूषण यादव से मिले बगैर ही राह फरार इख्तियार कर गए। भारतीय सिफारतकारों को कुलभूषण यादव और अपने दरमियान हाइल शीशे पर एतराज था। पाकिस्तान ने शीशा हटा दिया। सिफारतकारों की फरमाइश थी कि मुलाकात की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ना की जाए। पाकिस्तान ने उनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। तमाम ख्वाहिशात पूरी किए जाने के बावजूद दहशतगर्द कुलभूषण यादव के सहूलतकार कुलभूषण से मिले बगैर चलते बने। कुलभूषण यादव भारतीय सिफारतकारों को पुकारता रह गया। वो कहता रह गया कि मुझसे बात करो, मुलाकात करो, मगर भारतीय सिफारतकारों ने कुलभूषण की एक न सुनी। वो एक वावेला बचाना चाहते थे, जो दुनिया में एक नया प्रोपेगेंडा करना चाहते थे कि पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा, उसको हमने अपनी हिकमत अमली से जायल किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय सिफारतकारों के रवैये को हैरान कुन करार दिया है। दुनिया आज देख रही है कि भारत का वावेला जो है वो नामुनासिब था और उस पर कोई हकीकत नहीं है। वज़ीर ख़ारजा ने सवाल उठाया कि भारतीय सिफारतकारों ने कुलभूषण से बात ही नहीं करना थी तो रसाई क्यों मांगी गई? जनाब कुलभूषण तक काउंसलर रसाई से मुतालिक भारत ने एक नया ड्रामा, नया ढोंग रचाया। शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो पाकिस्तान पर ही एतराज़ उठाया। भारतीय वजारत खारिजा के तर्जुमान ने झूठा दावा खड़ा। कुलभूषण तक काउंसलर रसाई आज़ादाना और बामकसद नहीं थी, ऐसा रोना रोया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि भारत पाकिस्तान को दोबारा आलमी अदालत इंसाफ ले जाने के लिए प्रोपेगेंडे कर रहा है और ये सबको पता है, सबको दिखाई दे रहा है। भारत की नई कलाबाजियां, मक्कार दुश्मन चोरी के साथ सीना जोरी भी करने लगा।
जासूस कलभूषण तक कौंसल रसाई मिलने पर पाकिस्तान का शुक्रगुजार होने की बजाय भारत बेबुनियाद एतराज़ात उठाने लगा। भारतीय वजीर खारजा के तर्जुमान ने दावा किया है कि कौंसल रसाई आज़ादाना और बामकसद न थी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने भारतीय इल्ज़ाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। बिल्कुल एक अहम खबर है, आपको ज़रा क्विकली दे देते हैं। बाजोड़ से ये खबर है जहां सरहद पार से फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद हुए हैं, 7 जख्मी। सरहद पार फायरिंग से 2 जवान भी जख्मी हुए, ऐसी खबर भी सामने आई है। ये जो खबर हम आपको दे रहे हैं ये हमारे पास बाजोड़ से आई है और इसके मुताबिक सरहद पार से फायरिंग के नतीजे में 3 शहरी शहीद हुए, 7 जख्मी हुए हैं और फायरिंग के इस नतीजे में 2 जवान भी जख्मी हुए, ऐसी खबरें भी हैं। इसी मामले पर हम बात तो करना चाहते थे कि उससे पहले, क्योंकि ज़ाहिर है हमने डिटेल से बात की है ईरान और चाइना के एग्रीमेंट, बात अधूरी थी क्योंकि इसके इम्प्लिकेशंस हैं खित्ते पर, तो उस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया शाह महमूद कुरैशी साहब ने। शाह साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, एक मामला रिपोर्ट हुआ जिस पर काफ़ी बात हो रही है इंटरनेशनल मीडिया पर भी और इवन इंडियन मीडिया पर भी, वो चाबहार रेलवे प्रोजेक्ट से मुताल्लिक है। लेकिन मैं बात करना आपसे ये चाह रहा हूँ कि जो डिस्कशन हुई कि एक एग्रीमेंट हो रहा है बल्कि वो 100 प्रोजेक्ट्स से मुताल्लिक एग्रीमेंट हो रहा है चाइना और ईरान के दरमियान। सर, क्या फ़र्क पड़ने वाला है खित्ते पर? ये जो नई दोस्ती है ईरान और चाइना की और गहरी होती दोस्ती, इसके खित्ते पे क्या नतीजे होंगे? और इंडिया पे असरात बाद में पूछेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जो कि इकोनॉमिक कॉरिडोर कायम किया जा रहा है चीन और पाकिस्तान के दरमियान, और गवादर उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी का हब कायम होने जा रहा है। अब इसका फायदा हम समझते हैं, चीन समझता है, सिर्फ चीन और पाकिस्तान नहीं है, पूरा खित्ता हम चाहते हैं इससे मुस्तफीद हो। अगर खित्ते ने मुस्तफीद होना है तो इसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा अफगानिस्तान को, इसमें इनकॉर्पोरेट करना होगा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को जो लैंड लॉक्ड हैं, और सबसे करीब और आसान जो उनको रसाई है वार्म वाटर्स की, वो मिलती है गवादर से। इसमें हमें शामिल करना होगा ईरान को। ईरान भी इस खित्ते का एक अहम मुल्क है और जुड़वा है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो इसका सही इम्पैक्ट इस प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह अब होगा। उसकी 2 वजूहात हैं। जब ईरान कोऑपरेट होगा और जब अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम आएगा, जिसके लिए पाकिस्तान जुस्तजू कर रहा है, तो इंशाल्लाह इसके समरात पूरा खित्ता उठाएगा, खाएगा इंशाल्लाह। अब शाह साहब ये बताइए कि अब तक हम सिर्फ अपने दुख की तरफ क्यों कर देखें, हम उस गड़बड़ की तरफ भी देखें कि जो इस खित्ते में होती रही। भारत की किसी मुल्क के साथ में दोस्ती हो और वहाँ पर मुआहदे हों और फिर उसके बाद में उसके असरात ऐसे दिखाई देने शुरू होते हैं कि खित्ते में दहशत गर्दी शुरू हो जाती है, खित्ते में कुछ अनस्टेबिलिटी आने लग जाती है। लेकिन ये जो भी कुछ हुआ है इससे भारत एक्सपोज हुआ है। सर, आपको भी ऐसा लगता है कि न सिर्फ ये कि भारत एक्सपोज हुआ कि उनकी जो दोस्ती की वजह होती है वो कोई नेक नियति नहीं होती, खा वो किसी के भी साथ हो, दूसरे ये कि ये उनके लिए झटका है? यकीनन उनके लिए झटका है। और आप देख रहे हैं कि भारत की जो अपोजिशन है, बिलखुसूस कांग्रेस पार्टी जो कि वहाँ अपोजिशन का रोल अदा कर रही है, उन्होंने बीजेपी सरकार पर कड़ी तनकीद की है और वो कह रहे हैं कि हमें आपकी खारजा पॉलिसी की समझ नहीं आ रही। जब से आप दोबारा हुकूमत में आए हैं, बतदरीज आपके ताल्लुकात खित्ते के सब ममालिक से बढ़ गए। चलिए, पाकिस्तान के साथ तो एक तवील जद्दोजहद चल रही है, तनाज़ा चल रहा है। ये बताइए, चीन ने जो खैर सगाली का हाथ बढ़ाया था, चीन के साथ आपके ताल्लुकात क्यों बिगड़ गए? और इस नौयत के बिगड़े कि वहाँ एक क्लैश हुआ, सालों बाद क्लैश हुआ, जिसमें कि कई अमवात हो गई, बहुत से लोग हमारे जख्मी हो गए, जिस पर आपने पर्दा डालने की कोशिश की पर न डाल पाए। वो कह रहे हैं कि बताइए, नेपाल जो हमारे साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, आज वो आपसे इतना नाला है और आपके रवैये से इतना बददिल हो गया है कि उनकी पार्लियामेंट को एक करारदाद के जरिए अपने मुतालबात पेश करने पड़ गए। वो कहते हैं, बताइए कि क्या हो गया है कि बांग्लादेश जिनके साथ हमारे मिसाली ताल्लुकात थे, आज
वो भी उनमें वो गर्मजोशी दिखाई नहीं दे रही। और बंगालियों को कभी आप दीमक कहते हैं, कभी उन पर आप NRC मुसल्लत करते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की नजर करते हैं। बताइए क्या हो रहा है। तो ये जितने मुमालिक हैं, अफगानिस्तान अमन की तरफ आगे बढ़ना चाह रहा है तो वहां स्पॉइलर का रोल अदा हो रहा है। ईरान के साथ आप अगर तिजारत करें तो वो ठीक है, और ईरान अगर ये चीन के साथ कोई मुआहदा और इन्वेस्टमेंट्स को फरोग दे तो आप सीखपा हो जाते हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो ये चीजें हैं वो उनकी ऑपोजिशन समझती है कि नरेंद्र मोदी की पॉलिसी चाहे मकबूजा कश्मीर की हो चाहे खित्ते की हो, बिल्कुल नाकामी की तरफ बढ़ रही है। वो डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। याद रखिए, इनकी डिजायर क्या थी? पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करना देखिए कि आज खुद वो आइसोलेट हो रहे हैं, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होते जा रहे हैं। ठीक, शाह साहब बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। इसी डिस्कशन में हम शामिल करते हैं ब्रिगेडियर नवाज साहब को, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं आप। सर, मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूँ कि ईरान जिस पर सैंक्शंस थी US की जानिब से, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं कि जब एग्रीमेंट हो रहा है चाइना के साथ, जब खाम तेल ईरान चाइना को देगा, हम ये समझें कि इन एक्चुअल ये सैंक्शंस अब नल एंड वॉइड हो गई हैं। जी, बेसिकली देखें, अमेरिका ने बड़ी कोशिश की, लेकिन क्योंकि चाइना के ऊपर इस वक्त बहुत रिस्ट्रिक्शन है, चाइना को डेस्परेटली ऑयल चाहिए, और ऑयल के लिए दे कैन गो टू एनी कंट्री। खास तौर पे इसीलिए उन्होंने $400 बिलियन का एक साइन करने जा रहे हैं, पैकेज साइन करने जा रहे हैं ईरान के साथ। और जिसमें इट्स नॉट ओनली ये चीज़ें, इसमें टेलीकम्युनिकेशन भी है, इसमें रेलवे भी है, इसमें बैंकिंग सेक्टर भी है, इसमें ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज भी हैं। सबसे बड़ा मकसद ये है कि ईरान हैज प्रॉमिस्ड टू गिव वेरी चीप ऑयल टू चाइना फॉर 25 इयर्स, और उसके अंदर फिर जाहिर है कि चाइना भी वहाँ डेवलपमेंट करेगा काफी ज्यादा। वहाँ पर चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। जी सर, लेकिन ये ज़ाहिर है इट्स मोर लाइक अ बिजनेस डील, इट्स मोर लाइक अ बिजनेस एंड बिजनेस, बट एट द सेम टाइम अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से इसको देखें, क्योंकि ज़ाहिर है इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट उसने इसलिए की कि वो गवादर को बेसिकली डिस्टर्ब करना चाह रहा था। दैट इज़ द रीज़न कि चाबहार में इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया ने, और उसके बाद हमने देखा कि इंडिया ने कोशिश भी की ईरान से ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और इंडिया की वजह से ईरान की ज़मीन इस्तेमाल हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और ज़ाहिर है उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करते क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हों, ईरान के साथ मज़ीद बेहतर हों। लेकिन सर, मैं क्या समझूँ इन मुआहिदों को, इन ताल्लुकात को, इन एग्रीमेंट्स को, कि वो जो इन्वेस्टमेंट थी इंडिया की बिल्कुल डूब गई? अब चाबहार पर इंडिया का कोई रोल नहीं रहेगा आगे चलकर? देखें, बिल्कुल चाबहार जो है अभी वो ऑपरेशनलाइज नहीं होगा, क्यों? उसकी वजह एक और भी नाराज़ हो गया कि 2019 में दोबारा जब US ने बैन किया ये कि कोई इंडिया और बाकी जो ममालिक चाहे ईरान से तेल लेके बंद कर दिया, तो उसके बाद 2019 ऑनवर्ड ईरान का और चाइना इंडिया का आपस में फासले बढ़ने शुरू हो गए। दैट वाज द टाइम के चाइना ने इसको कैश किया। चाइना ने आके अपील कर लिए, अब चाइना ईरान से बहुत सस्ता 25 साल के लिए ऑयल भी लेगा, और इन रिटर्न चाइना की डेवलपमेंट करेगा। और जो एक शाहबाद का सेट था इसके ऊपर, गवादर पोर्ट के ऊपर या सी पैक के ऊपर, वो भी खत्म हो गया। और अब मेरे ख्याल में अल्टीमेटली ईरान भी जो है वो गवादर में आ जाएगा, और वो उसके वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा, वहाँ से वो उसको तेल सप्लाई करेगा, वो भी उसको होगा। तो ओवरऑल ये पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग डिस्गाइज है। और अब चाइना जितना ईरान में आएगा उतना ही जो है इंडिया ईरान से दूर होता जाएगा, और पाकिस्तान ईरान चाइना के ताल्लुकात और बेहतर होंगे, और हमारे लिए इसको ऑपरेशनलाइज करना सी पैक को आसान हो जाएगा। अच्छा, और ये बात कि आप अपना घर बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, अब ये वाली टेंशन है भारत को? पड़ोसी सारे के सारे वही हैं। लेकिन आपको सारों से इसके खतर ताल्लुक है, भूटान, नेपाल, चाइना, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और ईरान से दूर हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसका प्लान था पाकिस्तान को आइसोलेट करने का, इंडिया खुद आइसोलेट हो गया। अब उसके लिए हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, और ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के हिस्से विक्रय करने के लिए तैयार है। अगर सोवियत यूनियन की 15 रियासतें हो सकती हैं, इंडिया की फौज ही कमजोर है, लड़ने की काबिल ही नहीं है, तो ये बहुत जल्द देखेंगे कि कश्मीर में निकलेगा, खालिस्तान निकलेगा, बाकी जो वहाँ पर इतनी रियासतें लड़ाई चल रही है सब ऐसा हो जाए। ये इस खित्ते की बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी मुस्लिम ममालिक के बारे में ही ना,
थोड़ा सा जल्दी से बताइएगा, वो जो इनके सऊदी अरब के साथ में मुआहदे हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे या वहाँ पर भी कुछ हो सकता है? देखें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है, पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इज डूइंग अ गुड जॉब। आई एम श्योर के आहिस्ता आहिस्ता जो इंडिया सऊदी अरब जा रहा था इन्वेस्टमेंट करने इंडिया में, वो भी कम हो जाएगी और सऊदी अरब की ऑटोमेटिक खींचकर ज़्यादा गवादर में आ जाएगा। और जहाँ पर फाइनली उन्होंने पहले भी प्रॉमिस किया हुआ है और जो इंडिया के हालात हो रहे हैं, आज तक तमाम लोग इन्वेस्टमेंट अप करने के हिचकिचाएंगे, डरेंगे कि अगर कहीं पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई होती है तो उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट इंडिया में डूब जाएगी। इसलिए अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी और इंडिया की तरफ नहीं जाएगी। ग्रेट, क्योंकि ज़ाहिर है स्ट्रेटेजिक लोकेशन पाकिस्तान की ऐसे कि यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। हारिस नवाज साहब बेहद शुक्रिया, बेहद मौजूद थे आप, और जो नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं उससे खत्ते में क्या असरात मुरतब होंगे इस पर डिस्कशन करने इसे पता है क्या कहते हैं? क्या? नियत साफ मंजिल आसान। ट्रू दैट। चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी निजात अमरीकी खातून डॉक्टर फायजा खोजा को A&M टेक्सास यूनिवर्सिटी की कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डीन मुकर्रर कर दिया गया है। डॉक्टर फायजा खोजा की तालीमी और अमली दोनों शोबों में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की लातादाद पब्लिकेशंस हैं। डॉक्टर फायजा खोजा माजी में कम्युनिटी बोर्ड की भी सरगर्म रुकन रह चुकी हैं। वो फेडरल क्रेडिट यूनियन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सरबराह, नायब सरबराह और सेक्रेटरी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं। दुनिया की आबादी साल 2064 में 9 अरब 70 करोड़ तक पहुंचने के बाद कम होना शुरू हो जाएगी। एक तहकीक सामने आई है जिससे ये मालूम हुआ कि साल 2100 में पाकिस्तान का शुमार दुनिया की ज़्यादा आबादी वाले ममालिक में होगा। दुनिया की आबादी साल 2100 में कम होकर 8 अरब 80 करोड़ रह जाएगी। इस तहकीक के मुताबिक भारत, नाइजीरिया, चीन, अमेरिका और पाकिस्तान 22वीं सदी के आगाज़ में दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले ममालिक होंगे। ये सब कुछ एक रिसर्च में सामने आया। अब रफ्तार, मूवमेंट, बाउंस, सब कुछ क्रिकेट बॉल खुद बताएगी। ऑस्ट्रेलिया की मशहूर खेलों के सामान तैयार करने वाली कंपनी कोकाबूरा ने क्रिकेट की गेंद में चिप नस्ब की है। नई टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई मुनफरिद गेंद में मौजूद चिप की मदद से गेंद करवाते वक्त उसकी स्पीड, मूवमेंट, बाउंस, यानी जो भी उसके क्या कहना चाहिए पैरामीटर्स होते हैं वो मालूम हो जाएंगे कि गेंद किधर को जा रही है, कितनी को तेज जा रही है और कैसे जा रही है। ये तो हमने आपको शुगर में खबर दे दी है ना। वापस अब एक और खबर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो हमने बात की थोड़ी सी इंटरनेशनल जो खबरें थी शेयर कर ली, लेकिन सवाल पाकिस्तान का इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान में कोरोना का पीक गुजर गया है, क्योंकि हम पिछले कई रोज से डाउनवर्ड ट्रेंड की बात आ रहे हैं। और ऐसे में पाकिस्तान का मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस विच इज पंजाब, उसकी बात कर लेते हैं। यूँ तो पंजाब में सिंध से केसेस कम हैं, हालांकि पॉपुलेशन वहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन क्या वहाँ पर लॉकडाउन के समरात नज़र आए? और इसके साथ साथ क्योंकि हमने देखा छोटी ईद के तकरीबन 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में कोरोना की पीक थी। अब उसमें ज़रा फैक्टर सिर्फ ईद नहीं थी, फैक्टर उससे पहले ईद की शॉपिंग भी थी, और जो हमने रमज़ान में शॉपिंग देखा, इंटरेक्शंस थी जिस पर लोग सीख नहीं पाए। तो अब द क्वेश्चन है कि ईद उल अज़हा जिसमें इज्तिमाई कुर्बानी वाला मामला भी होता है, लोग घरों से बाहर निकलते हैं, गोश्त बांटना, लोगों में घुलना मिलना अगर ना भी फिर भी आप लोग बाहर निकलते हैं, तो क्या ये समझा जाए कि ईद उल अज़हा के बाद दोबारा एक पीक देखेंगे? खुदा ना खास्ता। तो सिचुएशन इस वक्त क्या है और एंटिसिपेट क्या किया जा रहा है? पंजाब से मुतालिक बात करेंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के पंजाब कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर पाकिस्तान में हमने देखा कि जून में कोरोना केसेस पीक पर थे और उसके बाद हमने देखा कि वो डाउनवर्ड ट्रेंड था। अब रोज़ाना जब खबर शेयर करते हैं तो कुछ दिन पहले तक जो रिकवरी रेट था वो 60% था, अब रिकवरी रेट 70% हो चुका है। हम क्या समझें, ये रीज़न क्या बनी? क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन, नाम का स्मार्ट लॉकडाउन था, उसका उस तरह से इतलाक हुआ नहीं था। जो मामला हुआ ठीक से वो ये था कि बाज़ार बंद हुए, या हम ये कह सकते हैं कि जो बाज़ार खुले या अगर बैंक्स खुले या कोई इदारे खुले तो वो औकात कार के मुताबिक खुले। एक ये स्टेप था जो कॉन्क्रीट था। तो अगर इन्हीं स्टेप्स के साथ यानी स्मार्ट लॉकडाउन भी है, बाज़ार बंद हैं और जो खुल रहे हैं उनमें SOPs फॉलो की जाती है, तो हम ये समझें कि अब कोरोना यहाँ से डाई डाउन हो रहा है। ज़ाहिर ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहेगा। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर हम SOPs पे अमल दरामद करेंगे तो कोरोना केसेस पे काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है वो मुमकिन है।
हमने जो इस वक्त स्ट्रेटजी हुकूमत की चल रही है वो स्मार्ट लॉकडाउन की चल रही है, यानी कि ऐसे एरियाज़ में लॉकडाउन किया जाए जहाँ से पर्टिकुलरली केसेस आ रहे हैं और वहाँ से उनको फिर कंट्रोल किया जाए ताकि वो वहाँ से बाहर ना फैलें या उन इलाकों में लोगों का आमदोरफ्त जो है वो कम हो। और ये जो इस तरह के एरियाज़ का चुनाव है ये ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा किया जाता है और ये अभी तक सक्सेसफुल रहा है। हमने जून से मई के एंड से इस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था और हमने देखा है कि उसके नताइज जो है वो खातिर ख़्वाह आना शुरू हो गए। और अगर इसी तरह हम SOPs पे अमल दरामद करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स पे अमल दरामद करते रहें, तो हमें उम्मीद है कि दोबारा स्पाइक जो है वो नहीं आएगी। उस्मान साहब, ईद उल फितर के ठीक बाद हमने ये देखा था कि केसेस में इजाफा हुआ था। अब ईद उल अजहा आ रही है तो अब ये होगा कि लोगों के इंटरेक्शंस बढ़ेंगे। पहले जानवर देखने जा रहे हैं, फिर ख़रीद रहे हैं, फिर कुर्बानी हो जाएगी, फिर तकसीम करना है, ईद मिलना है। तो एक बार फिर खुदा न खास्ता कहीं ऐसा इजाफा ना हो, कुछ क्या आप लोगों ने इस सिलसिले में सोचा हुआ है? क्या आपके अंदाज़े हैं, क्या आपकी प्लानिंग्स हैं? जी बिल्कुल आ सकता है। देखिए, आपने खुद ही कहा कि ईद उल फितर के मौके पे हमने जो है वो जो मेल जोल किया उसकी वजह से ये जो स्पाइक थी वो देखने को मिली। देखिए, ये जी दोबारा इस तरह का एक मौका आ रहा है बड़ी ईद के ऊपर भी। उसी तरह से अगर हमने मार्केट्स के अंदर, अगर हमने अपनी जो ख़रीदो फरोख्त है जानवरों की मंडियों के अंदर, उनके अंदर अगर हमने SOPs पे अमल दरामद न किया तो ऐन मुमकिन है कि वही सूरत हाल दोबारा हमें देखने को मिले जो कि छोटी ईद के बाद देखने को मिली थी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम वो तमाम चीज़ें इंश्योर करें, वो गलतियाँ ना दोहराएं जो छोटी ईद पे की गई। और मवेशी मंडियों में शॉपिंग या बाज़ारों में शॉपिंग या अदरवाइज़ जो हमने मेल जोल लोगों के साथ मेल मुलाकात छुट्टियों में करना है या ईद की नमाज और उसके बाद जो इवेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों को सामने रख के हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर हमने SOPs पे अमल दरामद ना किया तो दोबारा वो स्पाइक बिल्कुल आ सकती है। सही है। आपने कहा ना अगर अमल दरामद ना किया तो वो मामला इस तरफ का लगता भी है, क्योंकि ये हमारी ऑब्जर्वेशन, आई एम श्योर आपकी ऑब्जर्वेशन भी यही होगी कि जो अप्रैल और मई का माहौल था पाकिस्तान में, जिस तरह की एहतियात हम लोग कर रहे थे वो जून और जुलाई में नहीं की गई और अब वो डर, वो खौफ, वो लगता है कि वो ख़त्म हो गया है। अब अगर पाबंदियों की बात करें उसमें भी नरमी है, जो कारोबार पहले बंद थे उसके खोलने से मुतालिक भी ज़ाहिर है बात होना शुरू हो चुकी है। तो क्या हम एक जुमले में ये कह सकते हैं घबराना छोड़ दें? नहीं जी, देखिए ये पूरी दुनिया के अंदर ये जो बीमारी है इसको लेके जितने भी मेजर्स हैं वो इवॉल्व कर रहे हैं। सिचुएशन जैसे जैसे इवॉल्व करती जा रही है वैसे वैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने मुख्तलिफ किस्म के फार्मूलाज जो हैं वो अप्लाई किए हैं। लॉकडाउन भी दुनिया ने करके देखा, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन भी करके देखा। इवेंचुअली इस बात को रियलाइज़ किया गया कि शायद लॉकडाउन के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती और हमने कुछ SOPs के साथ अपनी जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज़ करना है और ऐसे तरीके से, ऐसे सलीके से चीज़ें परफॉर्म करनी है जिसमें ये बीमारी ना फैले। और आपने देखा कि अभी तक भी हुकूमत ने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनको हमने नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है, यानी कि उनकी इजाज़त नहीं है करने की। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब मार्च में लॉकडाउन किया गया था तो वो बहुत सख्त किया गया था, लेकिन बतदरीज ये इस बात की रियलाइजेशन हुई कि ऐसी एक्टिविटीज़ इस तरह से भी की जा सकती हैं जहाँ पर SOPs की इम्प्लीमेंटेशन हो तो जो इस बीमारी का फैलाव है या जो इसका बढ़ाव है उसको विद इन टॉलरेबल लिमिट्स रखा जा सकता है और उसकी जो है अमलन मिसाल जो है वो हमारे सामने भी आ चुकी है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको इस नज़र से देखा जाए कि हमने अब अपनी ज़िंदगियों में, अपने रहन सहन के तरीके में इस तरह की तब्दीली लानी है कि हम इस बीमारी के फैलाव को के लिए मददगार न बने बल्कि उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। तो इस अहमियत का जो अंदाज़ा है वो हमें अपने साथ जो है इसको जोड़ना पड़ेगा इन SOPs को और इंश्योर करना पड़ेगा कि हम जो भी काम करें वो सोशल डिस्टेंसिंग के प्रिंसिपल्स के साथ करें। ठीक है, आप हमारे साथ हैं, इस सिलसिले में बात भी कर रहे हैं। हमने कोशिश की थी कि आज इन सारे के सारे मामलों को कवर भी करते हैं। एक बात मैं जानना चाहता किरण उनसे और भी टेस्टिंग से मुताल्लिक, क्योंकि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग से मुताल्लिक सर मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी भी उसी तरह कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग हो रही है जैसे पहले हो रही थी? देखिए जी, बिल्कुल इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये बात मैं आपको साबित करूंगा 3-4 मुख्तलिफ एंगल्स के साथ। सबसे पहले तो जो क्लियर डिप आया टेस्टिंग के अंदर उसकी 2 मेजर रीजंस थी। एक मेजर रीज़न ये थी
कि हम एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी अपने मुल्क में आने वाली तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को 100% टेस्ट कर रहे थे, यानी कि खा उसमें कोई सिम्टोमेटिक होता था नहीं होता था, एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी हम तमाम मुसाफिरों का टेस्ट करते थे। तो लगभग तकरीबन आप समझ लें कि 2000 टेस्ट यौमिया हम मुसाफिरों को पे परफॉर्म करते थे। जब हमारी वो पॉलिसी चेंज हुई 20 जून को, कि जिसके बाद हमने सिर्फ सिम्टोमेटिक मुसाफिरों को टेस्ट करना था, तो एक सब्सटैंशियल डिक्रीज वहाँ पे आया। जो दूसरी मेजर रीज़न थी डिक्रीज की, वो ये थी कि इंटरनेशनली दुनिया के 6-7 मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं जहाँ पर कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ने या एडवाइजरी बॉडीज़ ने जो इंस्ट्रक्शंस बनाई हुई थी, वो ये थी कि किसी भी मरीज़ को डिस्चार्ज करने से पहले 2 दफ़ा कंसेक्यूटिव 24 आवर्स अपार्ट नेगेटिव टेस्ट किया जाना ज़रूरी था। तो देखा जाए तो बहुत सारे मरीज़ ऐसे थे जो 30-30, 35-35 दिन तक भी पॉजिटिव रहते थे, और इस दरमियान में उनके 4-5 कई दफ़ा 6-7 टेस्ट भी परफॉर्म होते थे। तो ये एक नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो यहाँ से इसके अंदर एक इजाफा था। अब नई जो रिवाइज गाइडलाइंस पूरी दुनिया के अंदर हुई, जिसके नतीजे में हमने भी अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया, वो ये है कि अब आप सिम्टम्स के बाद अगर 3 दिन तक एसिम्टोमेटिक रहे हैं तो आपको डिस्चार्ज करने के लिए या आइसोलेशन ब्रेक करने के लिए दोबारा टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जिसकी वजह से एक ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक जो है वो ड्रॉप आया जो है वो टेस्टिंग के अंदर। अगर उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो हमारी टेस्टिंग अदरवाइज ज़्यादा हुई है, यानी कि अगर मैं 2000 का मार्जिन आपको वो बता दूं और हर शख्स के अगेंस्ट 2 से 3 टेस्ट जो पहले होते थे, अगर वो भी हम इसमें से माइनस करें, तो इस वक्त भी पंजाब के अंदर जो हमारी टेस्टिंग हो रही है वो 7-8 हज़ार 8,500 तकरीबन टेस्टिंग हो रही है। एक और जो मैयर है जो ये साबित करेगा कि ये डिलिबरेट अटेम्प्ट नहीं है टेस्टिंग कम करने की, वो है प्राइवेट सेक्टर की टेस्टिंग। आप आज से 1 माह पहले जो प्राइवेट सेक्टर में टेस्टिंग हो रही थी उसको देख लीजिए और अब को देख लीजिए, उसमें तकरीबन 60% का डिक्लाइन है। प्राइवेट सेक्टर को सरकार रेगुलेट नहीं करती। प्राइवेट सेक्टर ऐसे है कि जिस शख्स के पास पैसे हैं वो जाके अपने पैसे इस्तेमाल करके किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री से अपने टेस्ट करवा रहा है। तो ये यकीनन इस बात की निशानदेही है कि ये वो सारे फैक्टर्स हैं, ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि टेस्ट लिए कम हो रहे हैं, यानी जो कहा जाता है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, स्पेशली सिंध की तरफ से भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में टेस्ट कम हो रहे हैं, इसलिए जो है वो आर्टिफिशियली दिखाया जा रहा है कि कर्व जो है वो फ्लैट में, एक्चुअल ऐसा सीन है नहीं। अच्छा देखिए, अब मैं ना कराची की बात करना चाहूँगी। यहाँ देखिए हुआ क्या, NICVD में एक खबर वहाँ से हमारे सामने आई है, बच्चे के दिल का ऑपरेशन किया गया, कामयाब ऑपरेशन किया गया। आप देख भी सकते हैं मामला सारा था क्या। ये 10 साल रेहान है और इनके दिल में चाकू पैवस्त था जब ये डॉक्टर्स के पास आए हैं, फिर इनको ऑपरेट करना पड़ा, फौरी करना पड़ा। मासूम बच्चे की ज़िंदगी बच गई है। अब बच्चे के जो वालिदैन हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे के दिल में ऐसा सब कुछ खेल खेल के दौरान हुआ, ये एक इत्तेफाक था, लेकिन नौबत यहाँ तक पहुँची कि ऑपरेशन करना पड़े, और ये कुछ आसान मामला भी नहीं था। एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी फौरी बचानी थी। डॉक्टर्स ने अपना काम किया भरपूर अंदाज में, और ये भी उन्होंने बताया कि जल्द ही इस बच्चे को ICU वार्ड से शिफ्ट भी कर दिया जाएगा। तो जिन्होंने ऑपरेशन किया ना, हमने सोचा कि आज हम उनसे ज़रा बात भी करते हैं, इस मासूम के बारे में भी बात करते हैं, इस पूरे वाक़े के बारे में भी बात करते हैं। डॉक्टर सुहेल बंगश हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, खैरियत तो मुझे बच्चे की भी पूछनी चाहिए थी पहले। जी। लेकिन ये फरमाइएगा, ये खेल खेल में चाकू पैवस्त हो गया बच्चे के दिल में, और फिर उसके बाद में कितनी देर में बच्चा आप तक पहुंचा, और फिर कितनी जल्दी जल्दी आप लोगों ने सारे ऑपरेशन की तैयारियां मुकम्मल की, जरा बताइए तो सही हमारे देखने वालों को। अच्छा, डिटेल ये कि जाहिर है बच्चे हैं, आपस में खेलते हैं, शरारत कर लेते हैं, तो घर में जख्मी हुआ और जो पेरेंट्स थे, जो वालिदैन थे, उसको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में लेके गए, लेकिन डेफिनेटली उनके पास कोई SP वो नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, स्पेशलिस्ट। तो वो अच्छा उसको मशवरा मिला कि ही केम टू आवर हॉस्पिटल NICVD, लेकिन जब तक हमारे पहुंचते पहुंचते वो काफी सीरियस हो गया था, और हमें ये लग रहा था कि शायद उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। तो चूंकि हमारे पास एक पूरा सिस्टम डेवलप हमने किया हुआ है, जैसे कोई इमरजेंसी होती है तो हमारी टीम एकदम से एक्टिवेट हो जाती है इमरजेंसी से ही। तो फौरन हमारी कॉल हो गई कि भाई इस तरह बच्चा आ गया है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो काफी सीरियस है और हार्ट इंजरी लग रही है। उसी वक्त उसका इको हुआ और एक्सरे हुआ, जिसने हमें कंफर्म किया कि डेफिनेटली इसको हार्ट की इंजरी हो गई है और हमें इसे फौरन ऑपरेट करना है। तो विद इन 10 मिनट्स वी वर इन OT। हम इसको थिएटर ले गए, वहाँ हमने इसको उसी वक्त सीना खोल के, और जब हमने देखा तो चलिए सर वो भी बताइएगा, बात भी मुकम्मल करें, ये भी बता दें। डॉक्टर साहब अगर साथ मौजूद हैं, ड्यूरेशन ऑफ दैट सर्जरी अगर वो भी शेयर कर सकें, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इसलिए थी कि हमें कुछ पता नहीं था कि अंदर जाके जब हम
दिल खोलेंगे तो वो कहाँ से डैमेज होगा और कितना डैमेज हुआ क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि एक प्लान जब सर्जरी करते हैं वो तो आपको पता होता है कि आपने किस किस तरह खोलना है, और इमरजेंसी में आपको कुछ पता नहीं होता, आप अंदर जाते हैं और वहीं सेकंड्स में आपके डिसीजन चल रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब कितना डैमेज था हार्ट उस बच्चे का? जी कितना डैमेज था हार्ट? उसके हार्ट में तकरीबन 1/2 इंच पंचर हुआ था, तो दैट वाज वेरी डेंजरस। कंटिन्यूअस ब्लड उसमें से निकल रहा था और प्रेशर्स उससे काफी कम थे, तो इस लिहाज से इट वाज अ वेरी डेंजरस। और क्योंकि एक लिमिटेड स्पेस होती है और उसमें जब खून जमा हो जाए तो वो दिल को कंप्रेस करता है और उसकी पंपिंग खत्म कर देता है, तो वो बहुत डेंजरस होती है। और ही वाज लकी कि वो ऑन टाइम पहुंच भी गया और ऑन टाइम हमने उसको खोल लिया। उसके बाद हमने उसको मशीनों पे डाल के और उसका हार्ट को रिपेयर किया, और अल्लाह का फजल है कि बाकी कोई डैमेज नहीं था। हमने थिएटर में उसका इको करके देखा, एवरीथिंग वाज ओके, और ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल सही गया हमारे लिहाज से। और जी और डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि कितना वक्त अभी दरकार होगा कि ये ऐसी शरारत नहीं करे लेकिन खेल कूद दोबारा शुरू कर दे? we'll give him around 1 महीना देंगे उसको, जिसमें वो थोड़ा सा ज्यादा एक्सर्ट न करे, ज्यादा भागे दौड़े ना, और फिर उसको अपनी एक्टिव जिंदगी गुजारेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए तो आपने इनके पेरेंट्स से मिलकर ये पूछा नहीं कि अब बताओ ये हुआ कैसे था? ये खेलने को कैसे दिया आपने बच्चे को ऐसा? बस अब ये तो बच्चे हैं, बच्चों पे आपका कंट्रोल जरा मुश्किल होता है, शरारत कर जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये कि पेरेंट्स को हमारी एडवाइस ये होती है कि जरूर उन बच्चों पे नजर रखा करें और खतरनाक चीजें जो इस किस्म की हैं उनसे दूर रखें, ताकि ऐसा ना हो कि इस तरह का नुकसान ना हो जाए। और सर सबसे ज्यादा जिस बात ने डॉक्टर साहब इसमें हेल्प आउट किया है वो ये कि वक्त पर दुरुस्त समत मिल जाना, दुरुस्त एडवाइस मिल जाना, सर ये बहुत इम्पोर्टेंट था। बिल्कुल ऐसा है जी, ये बड़े मिरेकल होते हैं कि ये हमारे पास पहुंचते हैं। जो कि माजी में भी हमने अभी 6 महीने पहले याद हो एक पेचकस निकाला था, तो जैसे पहुंच जाते हैं तो अल्लाह की मदद होती है और वो बच जाते हैं। और ये आपने उससे पहले बड़ी दुरुस्त बात की, जिस तरह किरण आपने दुरुस्त समत की बात की कि कराची में स्पेशली रहने वाले या कराची के आसपास रहने वाले, हमने पहले भी इस प्लेटफॉर्म से कई दफ़ा कहा कि NICVD इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, और जो फैसिलिटीज़ यहाँ पर हैं वो किसी और हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। तो कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा हादसा हो जाए या हार्ट रिलेटेड कोई सर्जरी करानी हो तो NICVD एक तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट और दूसरा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल, तो यहाँ पर लेकर जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ वो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और पेरेंट्स के लिए और मेंबर्स के लिए एक मैसेज यहाँ से हम दोबारा दे देते हैं, वो चाहे छुरी हो, वो चाहे पेचकस हो या कोई नोकीली चीज़ हो, कभी भी पॉइंट करके ना पकड़ाइए, हमेशा अपनी तरफ पॉइंट करके किसी को पकड़ाइए। ये दुरुस्त तरीका होता है छुरी पकड़ाने का या पेचकस पकड़ाने का। और बच्चों के पास हैं, आप आम खा रहे हैं तो एहतियात कीजिए, छुरी वहाँ ना रखिए। कुछ सब्जी काट रहे हैं, माएँ काट रही हैं, कोई और काट रहे हैं, तो मेक श्योर एक लम्हे के लिए भी अगर आप छुरी वहाँ रख के चले जाएंगे तो वो हादसा हो सकता है। बच्चे शरारत करते हैं, और आजकल तो बच्चे घर पर रहते हैं तो ज़्यादा शरारत करते हैं। बहरहाल सेहत मिलेगी, सियासत नहीं, कहाँ पर, ये शुएब ने भी आपको बता दिया। ये एक वाक़या ऐसा था कि रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। हमें ये सीखना होगा कि हम छोटी छोटी आदत को इख्तियार करके, जैसे शुएब भी बता रहे थे, किस तरह से बड़े हादसात से बच सकते हैं। अच्छा चलें ठीक है ना, अब ये वाली सारी बातें तो हो गई, अब क्यों ना हम कुछ मवेशी मंडी का तस्करा कर लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना होगा ना। सहराई मेहमान फैसलाबाद की शान बढ़ाने पहुंचे, यहाँ की मवेशी मंडी पहुंच गए हैं। अब इनकी जो खूबसूरती है ना उसके दूर दूर चर्चे हैं, मुख्तलिफ नक्शो निगार इन पर बने हुए हैं, इनकी सजधज है, 4 चांद लग गए जी। अब्दुल्ला हाथ की रिपोर्ट देखिए इसी सिलसिले में। बालों का स्याह रंग, जिस्म पर मोती फूलों की मालाएं, पैरों में घुंघरों की छन छन। फैसलाबाद की न्यामोआना मंडी में रेगिस्तान के शहनशाहों की टौर सबसे वखरी है। ऊंटों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रंगों से बने नक्शों निगार और डिजाइन खरीदारों को खूब लुभा रहे हैं। कलफ इस तो लेने कि भाई सोहनी सजावट बन वने, कुल बंदे नूं चंगा लगे, सारे दिल नूं चंगा लगे, अल्लाह पाक नूं चंगा लगे। मवेशी मंडी में आने वालों की जेब से पैसे निकले ना निकले, सेल्फी के लिए मोबाइल जरूर निकलता है। हम हर साल यहाँ पे आते हैं ऊँट देखने, ऊँट हमें अच्छे लगते हैं,
तो इस दफ़ा ये पेंटिंग कर रहे हैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं पेंटिंग की वजह से। तो हम इस ख्वाहिश है इस दफ़ा के ऊँट की कुर्बानी करें। इन ऊँटों के दाम 2 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक हैं। ऊँटों पर बने नक्शो निगार और रंगों की खूबसूरत सजावट खूबसूरती में सबसे मुनफरिद दिखने के साथ रवायत का एक अनमोल हिस्सा भी हैं। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल्ला हद, समा, फैसलाबाद। मुनफरद भी हो, तगड़ा भी हो, खूबसूरत भी हो। मवेशी मंडी जाएं तो आपकी भी ख्वाहिश होती है ऐसा कोई जानवर देखें, दिखाएंगे सस्ता भी के हो। बाद, अभी नहीं। नया दिन में हाजिर है। ब्रेक के बाद अब ज़रा एक ऐसा मामला आपके सामने रखते हैं कि आप भी अपना दिल पकड़ के बैठ जाएं। वालिदैन अपने 3 माह के बच्चे को छोड़कर चले गए ट्रस्ट के दफ्तर में। खुद पर ट्रस्ट नहीं किया, नसीब पर ट्रस्ट नहीं किया, सहारा लिया उन्होंने ऐसा, और बच्चे को छोड़ दिया। वजह क्या थी जी? बच्चे की जेंडर, मर्द नहीं था, औरत नहीं था। इस बेबी को इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने ये भुला दिया कि देयर आर वेरी ब्राइट एग्जाम्पल्स। औलाद आप ही की है, आप उसकी जेंडर के ऊपर इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं। ये ज़िंदगी है, ये जान है, ये टैलेंट है। आने वाले दिनों में ये भी पाकिस्तान का सरमाया है, ये हमारी आबादी का हिस्सा है, ये इंसान है। अगर माँ बाप ये भुला देंगे तो वो अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स जिनको मैं और शोएब आपके सामने रखने जा रहे हैं वो कभी सामने नहीं आ सकेंगी। इस बच्चे के ऊपर ज़रूर बात करेंगे हम, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ इस वक्त पाकिस्तान में अहम ओहदों पर अपनी जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स। तो खुदा ना खास्ता इस तरह की सोच रखें, ऐसा अमल करें, उससे पहले सोच लीजिए अगर इस बच्चे को आप पढ़ा लें उसके बाद में बहुत अच्छे बहुत बेहतर नताइज निकल सकते हैं। और किरण ये बेसिक राइट है इसका। एग्जैक्टली ये उसका बेसिक राइट है, उसे माँ बाप का प्यार मिलना चाहिए था, ये उसका पहला बुनियादी हक था। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये खबर रिपोर्ट हुई तो मुझे एक लम्हे के लिए लगा किरण कि आपकी, मेरी और हम सब की शायद कोशिश रायगा चली गई। हम इंक्लूसिव सोसाइटी की जो इतने अरसे से बात करते चले आ रहे हैं, जब हम ये बात करते आ रहे हैं कि हेल्थ फैसिलिटी हो तो उसमें इक्वल फैसिलिटी हो ट्रांसजेंडर्स को, जो एजुकेशन की फैसिलिटी हो, अलग स्कूल ना हो, वही स्कूल हो। हमने जो बच्चे हैं उनको सिखाना है कि ट्रांसजेंडर भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, वो भी वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल बॉय एंड गर्ल है। लेकिन ये समझाने में शायद हम नाकाम हुए कि आज फिर से यह खबर रिपोर्ट हो रही है। हम कैसे भूल गए रीम शरीफ को, जिनकी स्ट्रगल थी, और पाकिस्तान में पहली बार ऐसे हुआ कि किसी पुलिस के महकमे में ट्रांसजेंडर की तैनाती हुई। हम कैसे भूल गए नायाब अली को, जिनको इंटरनेशनल अवार्ड मिला। हम कैसे भूल गए उस ट्रांसजेंडर को जिसने ट्रांसजेंडर के लिए सैलून बनाया। हम कैसे भूल गए उन ट्रांसजेंडर्स को जिन्होंने रावलपिंडी में कैफे चलाया। हम उन तमाम ट्रांसजेंडर्स की एफर्ट्स को भूल गए जिन्होंने अपने जैसे ट्रांसजेंडर्स के हकूक के लिए आवाज़ उठाई। और आज सहाफ़ी हों या दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले हों, आजकल मैं नाम बिल्कुल मिस कर गई हूँ, बड़ी माजरत, लेकिन आजकल जब एंग्जाइटी होती है, जब आप बड़े बड़े लोगों का नाम नहीं ले सकते, कुछ ऐसे मसाइल का पाकिस्तान में तस्करा नहीं कर सकते कि ये हो गया तो नाइंसाफ़ी कैसे हो गई। उस वक्त एक ट्रांसजेंडर है जिसकी गुफ्तगू आजकल आप और मैं शेयर कर रहे हैं, मर्द और औरत शेयर कर रहे हैं। उस ट्रांसजेंडर ने इस कदर बात की है, इस कदर उसने उम्दा बात की है, इस कदर सेंसिटिव मामलात के ऊपर बिना हार्श हुए रियलिटीज़ को सामने रखा है। मैं अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। एक छोटे से बच्चे की आंखें नज़र नहीं आई उसके अपने माँ बाप को। एक छोटे से बच्चे को खिलौने की ज़रूरत होगी, और आपके बच्चा, छोटा बच्चा, उसके लिए गाड़ी गुड़िया दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके लिए वो दोनों बराबर होते हैं। एक बच्चे के बारे में सिर्फ ये सोचा कि इसे मर्द या औरत बनना है, सिर्फ इतना सोचा, ये नहीं सोचा कि इसके लिए तो दुनिया के और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम माँ और बाप होने का फर्ज अदा कर दें, हम इस छोटे से बच्चे को अपना सहारा दें, अपनी गोद, अपना साया, अपनी शफकत दें, ये आगे जाके हमारा नाम रोशन करे। नहीं सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा। माँ ने नहीं सोचा जिसने तकलीफ उठाई, बाप ने नहीं सोचा जो बच्चे की तकलीफ देख नहीं सकता, जो अपना पेट काट कर और फिर उस सब के बाद में अपने बच्चे को रेज करता है, नहीं सोचा। सारिम बर्नी इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सारिम भाई, यकीन कीजिए, शुएब कह रहे हैं कि सारी की सारी मेहनत रायगा गई, और मेरा दुखड़ा ये कि ये यूं ही रायगा जाती रहेगी और बच्चे इसी तरह से क्या आपके पास आते रहेंगे। मुझे प्लीज इस बच्चे के बारे में बताइए। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरे पास आते रहें, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि अगर ये कचरे की जीनत बनने या जानवरों की खुराक बने तो उससे बेहतर ये है कि ये बच्चे फिर मेरे पास आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। और सालिम भाई, इस बच्चे की हालत से मुताल्लिक भी प्लीज शेयर कीजिएगा। आई होप वो ठीक है।
वो वैसे माशाल्लाह नॉर्मल है, अभी थोड़ा बुखार है क्योंकि जिस दिन से वो वालदा इसकी छोड़ के गई है, वो जाहिर बात है गोद को जो है ना छोड़ना मुश्किल होता है, बच्चा गोद पहचानता है, उससे परेशान रोता हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और आपने कहा ना गोद छोड़ना मुश्किल होता है उस बच्चे के लिए, और मैं 100% श्योर हूँ उस वालिदा के लिए भी बहुत मुश्किल, ये बहुत मुश्किल फैसला होगा। मैं इसमें मेरी दो राय हो नहीं सकती, कोई और बात हो नहीं सकती। एक माँ के लिए कितना मुश्किल फैसला होगा, और वो मुश्किल फैसला करने पे वो माँ मजबूर क्यों हुई, उसके ज़िम्मेदार हम सब हैं। ये माशरा ज़िम्मेदार है सारिम भाई, क्योंकि ये वो माशरा है, मैं BBC की स्टोरी पढ़ा था 2 रोज़ पहले कि जिसमें लिखा हुआ था कि ये वो माशरा है जहाँ पर मर्द को ट्रांसजेंडर कहकर गाली दी जाती है, उसको कमज़ोर साबित करने के लिए उसको ये कहा जाता है। ये वो माशरा है, और जब ये कोई कहता है तो सुनने वाला रोकता नहीं है। ये माँ बाप हों, कोवर्कर्स हों, फ्रेंड्स हों, कज़न्स हों, जब ये बात होती है किसी गैदरिंग में बैठकर, इवन ऑन सोशल मीडिया, कोई उसे स्नब नहीं करता। हालांकि मेरी ज़ाती राय है, एंड किरण आई एम श्योर आप एग्री करेंगी, कि पाकिस्तान में अब लेजिस्लेशन होनी चाहिए इस मामले पर। अगर इस टर्म को कोई गाली के तौर पर इस्तेमाल करे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो अपना इखलाक, अपनी इंसानियत दोनों शो कर रहा होता है। सारिम भाई, पता है रोज़ाना की बुनियाद पर इस किस्म के कुछ ट्रांसजेंडर्स को लेकर के वाक़यात का रिपोर्ट हो जाना बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन शोएब बात वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। सारिम भाई, माँ ने इतनी दिक्कत, इतनी तकलीफ़ उठाई और बच्चा दुनिया में आ जाता है, और फिर माँ यूँ छोड़कर उसको चल देती है। ये आप तो इंसानों को, उनके जज्बात को करीब से देखते आए, ये तो बिल्कुल न मानने वाली बात है। बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं, मैं भी समझता हूं, इंसानों को मैं काफी पहचानने लगा हूं। मैं आपको बताऊं, बहुत तकलीफ और अजियत के अंदर वो माँ छोड़ करके गई है। वो इस सिटी की है भी नहीं, वो एक और सिटी की है, काफी दूर सिटी की है, वो हमारे मुल्क के दूसरे शहर की है, और वहां से वो यहाँ ये एक एतबार के ऊपर के कम अज कम ऐसे हाथों तक पहुँचा दूं जिधर ये अच्छी जिंदगी गुजार सके या किसी अच्छी गोद तक वहां से जा सके। वो जाते जाते लिपटती रही और रोती रही, और मैं इतना तकलीफ महसूस कर रहा था कि मैं इसको इस वक्त क्या कहूँ। मैं किरण बहन, जब हम ऐसे बच्चे आते हैं हम उन्हें बता देते हैं कि आप पूरा सोच समझ के छोड़ के जाइएगा, ये ना हो कि फिर ले जाए फिर छोड़ जाए, ये यहाँ नहीं होता। एक बार छोड़ के जाए, एक बार लेकर के जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको दर्द करके आपको टाइम देता हूँ, अगर आपको फिर भी इसकी याद आए तो आप आए और इसको लेकर के जाए। अल्लाह करे ऐसा हो। मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं तो कहूँ नामुमकिन है। इसकी वजह है 3 महीने अगर उसने रखा तो उसने ये कोशिश की ना कि लोग हमें और इसको जीने दें, लेकिन लोगों ने नहीं जीने दिया ना, लोगों ने नहीं जीने दिया। लोग भी कौन, अपने ही जीने नहीं देते सारिम भाई, किसी और की बात क्या करनी। बिल्कुल अपने बिल्कुल अपने। अब इसमें जैसे मेरी कोशिश है कि बाहर के लोग, जो पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं पाकिस्तान से बाहर, वो ऐसे लोगों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। आपके चैनल के थ्रू किसी तक मेरी आवाज जाए, ऐसे बच्चे तो अडॉप्ट करें। उधर आपको पता है कि जेंडर भी चेंज हो जाता है उधर, और अगर इस हाल में भी रहे तो उधर कोई इशू नहीं है। उधर इंसान को इंसान समझते हैं, जानदार को जानदार समझते हैं। हमारी तरह वहाँ नहीं जीते, वहाँ नहीं रहने देते। कोई आए और इसको हमसे अल्लाह करे हालात बेहतर हो सके। सारिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। सॉरी, आवाज कट गई आपकी। जी बात मुकम्मल कर लें सारिम भाई। जी, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आजकल देखिए मैंने इसको बहुत एक ना मुहिम की तरह चलाया हुआ है कि बच्चों को कचरा कुंडियों में ना फेंकें। ठीक है। बच्चों खुदा के वास्ते ऐसे बच्चे जो फेंके जाते हैं वो हमें ला करके दिया कि लोग अगर राय दें जहाँ ऐसे बच्चों के लिए जो किसी काम के नहीं होते, और कोई माजूरी है। सारिम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारे साथ थे, इस सिलसिले में बात कर रहे थे। बेसिक राइट्स हैं इंसान के, वो इस मासूम बच्चे को मिलने चाहिए। ये सोचे बगैर मिलने चाहिए कि ये बेटा है कि बेटी है, ये सोचे बगैर मिलने चाहिए। और ये माँ बाप अकेले नहीं कर सकते, ये पूरी सोसाइटी को करना पड़ेगा। खिलौने, तफरी, खाना, माँ बाप का साया, बहन भाई का प्यार, दोस्त अहबाब और तालीम, ये हैं वो बुनियादी चीज़ें जो किसी भी इंडिविजुअल को मिले तो वो अमेजिंग है, सुपर अमेजिंग है।
और इसमें जेंडर की कोई कैद नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखें, क्विकली आगे बढ़ना पड़ेगा। हमने सब के ऊपर तो बात कर ली, थोड़ा सा मामला को बदलें, थोड़ा सा मौजू को बदलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ईद उल अज़हा ज़ाहिर करीब है और ऐसे में हम ब्रेक पर जाने से पहले मवेशी मंडियों की बात कर रहे थे। और जब हम मवेशी मंडी की बात करते हैं उसमें हमने जिस तरह जिक्र किया कि जब हम मवेशी मंडी जाते हैं तो हमारी ख्वाहिश होती है कि अच्छा जो यहाँ का सबसे महंगा जानवर है, सबसे खूबसूरत जानवर है, जो बड़ा प्यार से किसी को कोई पाल के उसको यहाँ पर लाया, ढूंढने के वो कौन सा जानवर है, कौन सा वो बादशाह, वो है कौन इस मंडी का। इस पर तो बात होती है कि लोग फिर जाके ना पूछते हैं अच्छा वजन कितना है, अच्छा खिलाते क्या है इसको, अच्छा कितना प्यार आप इससे करते, कितने की बेचेंगे। हाँ, किसी ने खरीद ली तो फिर सवाल आता है कितने की ली, बल्कि कितने की ली। तो ये सवाल बड़ा ज़बान से आम होता है ईद कुर्बान से पहले, इतने की ली। अच्छा जी, इतने के लिए और कितने के लिए वाली बात जब हम कर रहे हैं, मैं साथ चलता 5 गिरा देता। 5, अच्छा ये बड़ा होता है। अच्छा अगले का दिल तो मत तोड़ो यार, उसने बार्गेनिंग करके ली होगी, लेकिन आप आगे कहते हैं कि अच्छा जी ये तो आपने महंगी ले ली। चलिए जी, खुद महंगा लाते हैं, खुद महंगा लेकर आते हैं, बताते सस्ता है जस्ट टू। ये अली भाई ने मुझे बताया था, उनके साथ पूछती मैं क्या। बहुत लोगों से ऐसे होता है किरण, वो शो करते हैं कि हमारा बार्गेनिंग पावर बड़ी अच्छी है। चलिए जी, जब हम इस पर बात करें तो आपने देखा होगा अक्सर कैटल फार्म्स के ना जानवर सोशल मीडिया पर नजर आते हैं कि जी ये इस साल का सबसे भारी जानवर है या सबसे महंगा जानवर है। तो हम बात करते हैं फैज़ान अब्दुल रहीम साहब से, मुंतज़िम कैटल फार्म के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जानना चाह रहे हैं इस साल सबसे महंगा, सबसे प्यारा जानवर जो आपके फार्म में है कितने का है, कितने का है? एंड दैट्स वेरी गुड कि आप SOPs को फॉलो कर रहे हैं, करवा भी रहे हैं, आई एम श्योर। जी बिल्कुल, हम SOPs पे एहतियात कर रहे हैं, यहाँ पे SOPs के तहत चल रहे हैं। हमने आवाम के लिए यहाँ मास्क और सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया हुआ है और इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा K2, जी पाकिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा हमारे पास ऐसे नहीं चलेगा। साथ अगर दिखा भी देंगे जो आपके बैकग्राउंड में है, इसी की बात कर रहे हैं सर। ये सिब्बी मेला विनर है, जो पाकिस्तान में सिब्बी मेला विनर इस बार हो के आई है, जो सुरमा वाले पे मौजूद है। कितने का है? हाँ, प्राइस तो बताएं ना। इसकी डिमांड और है कौन सा वाला, अगर आप प्लीज साथ ही दिखा भी दें, क्योंकि इस वक्त आपके हक में जितने जानवर हैं वो सारे बहुत भारी भरकम है। तो किस वाले की बात आप कर रहे हैं? K2 जरा दिखाएं हमें जी। पॉसिबल है? K2 एकदम मेरे पीछे खड़ा है, ब्लैक कलर का। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बछड़ा है। ये 1 करोड़ है, थोड़ा कम पे मानेंगे नहीं? अगर आपको चाहिए तो आप आए, बात करें हमसे। पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला और सारे दोस्त इकट्ठा करने की कोशिश करती हूँ इस सिलसिले में। मैं सोचता कौन मुझे जो है ना बिला सूद कर देगा। और इंशाल्लाह इसकी कुर्बानी होगी। बहादुराबाद पे हमारा प्लाट है, अच्छा वहाँ पे हम इसको कुर्बानी के लिए ले जा रहे हैं। अच्छा, यानी आप बेच नहीं रहेंगे? जी, ये बेच नहीं रहे, ये घर की कुर्बानी के लिए असल पाला है इसे। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताइए, हर ईद पर कोई ना कोई अनोखे खुसूसियात वाले नाम भी आते हैं ना, अनोखे से कुछ नाम भी आते हैं, तो आपके यहाँ क्या नाम इस बार है? K2 के अलावा? इस K2 के अलावा सीरियसली, क्योंकि वो तो हमने बहुत देखे, सोना चांदी वगैरह वगैरह। जी इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान के बड़े बछड़े और नामवर बछड़े मौजूद है। एक तो आपने देखा पीछे जो ब्लैक खड़ा हुआ है K2, इसके साथ है एक बादल। ओके, बरामन है हमारे पास बादल, वो भी बहुत बड़ा बछड़ा है। इसके अलावा एक है अलादीन। ओके, उसकी क्या खुसूसियात है? चिराग है? जी बिल्कुल, इसकी खुसूसियात आपको दिखाएंगे अलादीन की। अलादीन क्यों, इसका ये नाम क्यों कर रखा है वो बताएं पहले आप मुझे। है तो बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। और ये सब बचपन से इसका नाम हमने रखा है, इसको बचपन से हम पाल रहे हैं। तकरीबन हमें 4 से 5 साल हो गए। ये है जो आपके अकब में अब आया है? वाइट जी नहीं, यही था, यही वाला, ये है जी अलादीन। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कमिंग बैक टू K2, अच्छा वो पीछे देखते हैं ना, क्योंकि मुझे K2 से मोहब्बत तो हुई है किरण, लेकिन K2 ये बताएं, ये K2 भाई कितने को ऊंचे हैं? K2 है बादल है। अच्छा। और जो इस वक्त हमारे पास ये जो पीछे आया है, ये बादल है। बादल आया। इसका कद आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 का कद है।
वजन बताए? ये जो बोल रहा है ना उसको पहले सामने लेकर वजन आए। इसका तकरीबन 45 से 50 मन वजन है इसका। वाह 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 वाह, 45 से 50 मन। ये तो मन को भाई ये बताएं कि K2 कितने मन का है? K2 भी तकरीबन 45 से 50 मन का हमारे पास मौजूद है। अच्छा, और K2 भाई कितने को ऊंचे हैं? सबसे ऊंचे। K2 की 1 करोड़ रुपए हम मांग रहे। नहीं, मैं हाइट पूछ रहा हूँ। हाइट इसकी तकरीबन 7 फुट है, इसकी भी 7 फुट 2 इंच 3 इंच इसकी भी। अब मुझे ये बताइए कि आपने तो बड़ा कोई ना महंगे महंगे भारी भरकम मवेशी हमको दिखा दिए, लेकिन ट्रेंड क्या है? ये लोग कर रहे हैं इस तरह से, एहतमाम कर रहे हैं माशाल्लाह से। वैसे तो कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता इस मौके पर, लेकिन होता है ना लोगों की जेब में गुंजाइश कितनी, ट्रेंड क्या है, इस बारे में बताएं। इस बारे में तो इस बार भी माशाल्लाह लोग भरपूर आ रहे हैं ख़रीदारी करने, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितना भी माल था वो सारा सोल्ड आउट हो गया। सारा माल बिक गया। तकरीबन हमारे घर की आपसे फैजान के कितना माल बिका आपका? सारा बिकने से मुराद है कितनी मालियत के जानवर इस दफ़ा आप लोगों ने बेचे, और अंदाज़ा क्या था? सर इस बार तकरीबन हमारे पास माशाल्लाह 50 लाख का भी बछड़ा बिका है, 40 लाख का भी बछड़ा बिका है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास से बछड़ियाँ भी थी 15 लाख 20 लाख। FPR वाले बहुत तसल्ली से सुन रहे होंगे ऑन द लाइटर। चलिए फैजान साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप, और आपने तो हमें दिखाया, K2 भी दिखाया, इसके साथ साथ में बहुत खूबसूरत जानवर 50-50 मन के जानवर। वो कैमरे में तो चुन्ने मुन्ने कैमरे में बड़े लग रहे हैं। बछड़ियाँ भी उन्होंने बताया था, ये भी बताया था। भारी भरकम थे, बस हमने तो ये सुना है भाई। एनीवेज बढ़ते हैं आगे, लेकिन मौजू यही रखते हैं, यानी आगे भी जाना है लेकिन मौजू भी रखना। तो आप समझ जाएं कि मैं आपको किसी और मवेशी मंडी लेकर जा रहा हूँ। कराची और लाहौर, यहाँ की मवेशी मंडी की सूरत हाल की आज हम बात करते हैं। और जब कराची की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 2 लाख मवेशी पहुँचाए जा चुके हैं, और अभी भी कहा जा रहा है कि 4 लाख के करीब और जानवर अभी यहाँ पर आने हैं, बछड़े भी आने हैं, बछड़ियाँ भी आनी हैं। अभी तक 45,000 के करीब मवेशी फरोख्त हुए हैं, और रवां सीज़न 10 अरब की आमदनी मुतवक्के है। तो तर्जुमान मवेशी मंडी यानी कराची मवेशी मंडी यावर रज़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर रहे हैं। यावर साहब बेहद शुक्रिया, एक बार फिर आपको नया दिन में खुशामदीद कहते हैं। मैंने स्टैट्स ठीक बताए हैं? जी बिल्कुल, आपकी रिसर्च बिल्कुल ठीक है। पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने इतना रिसर्च किया इस मंडी के ऊपर, और वैसे भी एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। इससे पहले ही आपने भी हमारे ये एक कैटल फार्मर का पूरा इंटरव्यू चलाया, तो आपका शुक्रिया कि आप इस मंडी को प्रॉपर प्रमोट कर रहे हैं। आज के इस मेरे लिए टॉपिक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो वफाक की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि मंडियाँ 8 घंटे और रात में रौनकें नहीं होंगी नहीं होंगी, तो वो मैसेज जो है वो आवाम को आपकी तवज्जो से जाएगा कि मंडियाँ, हमारी जो कराची की मंडी है वो 24 घंटे चल रही है, और हमने वो नोटिफिकेशन आप पर अप्लाई नहीं हो रहा? नहीं, वो नोटिफिकेशन हमारी वफाक से भी हमने अपनी स्टांस दिया था। देखिए बहुत सिंपल सी बात थी कि डेमोग्राफिक्स में जब आप कराची को कंपेयर करेंगे पेशावर के साथ या पंजाब के साथ तो बहुत फ़र्क है। जहाँ के कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर बहुत फ़र्क है। यहाँ पे वर्किंग क्लास 80% है जो कि सुबह 9 बजे जाती है काम पे और शाम 6 बजे आती है, तो यहाँ पे आप टाइमिंग को शाम 7 बजे तक सिक्योर नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात ये थी कि यहाँ पर आपके पास सामने फ्रूट मंडी, जो आपकी सब्जी मार्केट है ये 24 घंटे खुली हुई है, फिशरीज की मार्केट 24 घंटे खुली हुई है। फिर यहाँ पे कराची के अंदर बाइंग बिहेवियर है कि लोग 11-12 बजे उठते हैं और लेट आवर्स तक, रात को मिडनाइट तक ये बाइंग होती है। और तीसरी बात ये थी कि अगर हम 24 घंटे की मंडी को 8 घंटे पे स्क्वीज करते हैं तो पब्लिक का टर्न आउट बढ़ जाता है। ये काम आप पंजाब में, क्योंकि 15 मंडियाँ लग रही है, कराची में सिर्फ एक मंडी है, तो ये सारी बातें हमने वफाक से भी, सूबाई हुकूमत से बात की, और वो हमारी नैरेटिव के साथ उन्होंने इत्तफाक किया कि बिल्कुल ठीक है जी, तीनों बातें आपकी बिल्कुल वैलिड हैं। और हम जितना हमने पहले, आपको याद होगा कि समा को बताया था कि हमने 1 गेट खोला था, आज हम 6 गेट्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। वो इसीलिए कि सारा लोड डिवाइड हो जाए और लोग अपना इस 24 घंटे में अपनी मर्जी के टाइम पे आएँ और अपनी बाइंग कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मंडी इस वक्त भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी मंडी है, और क्योंकि पंजाब वालों ने डिसीजन लिया कि 15 तारीख से मंडियां लगेंगी, और हम लोग पहले से 22 जून से मंडी ऑपरेटिव कर चुके थे,
तो अल्हम्दुलिल्लाह के पंजाब का माल इस दफ़ा पाकिस्तान कराची के अंदर बहुत ज़्यादा है। ओके, अच्छा जुबैर भट्टू साहब आप फरमाइएगा, 12 या 15 ये मंडियां लाहौर की, और फिर उसके बाद में ट्रेंड कैसा है? और चूंकि कारोबार आप लोगों ने थोड़ा सा देर से शुरू किया है, तो आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस क्या थे, उसके मुताबिक चीज़ें हो रही हैं, ये भी बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में इस साल जो है ना 12 मंडियां लगाई जा रही हैं। 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लगा रही है और एक शाहपुर कांजरा की मंडी है जो लाहौर कैटल मैनेजमेंट कंपनी लगा रही है। और ये मंडियां ऑपरेटिव हो चुकी हैं, यहाँ जानवर आ चुके हैं, लोग आ रहे हैं, यहाँ पर सेल परचेज हो रही है। इस वक्त तकरीबन जो है ना 10,000 के करीब जो है ना जानवर हमारे सेल पॉइंट जो है 11 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के वहाँ आ चुके हैं। और जो शाहपुर कांजरा की मंडी है वहाँ भी जो है ना 30,000 के करीब जो है ना जानवर आ चुके हैं। कितने बिक गए लोग आ रहे हैं। मैं ये बताता जो बिकने वाली तादाद है उसकी जो है ना फिगर वो हमारे पास तो नहीं है, क्योंकि हमने कोई टैक्स नहीं लगाया हुआ। जो शाहपुर कांजरा की मंडी है उन्होंने टैक्स लगाया, उनके पास एक डाटा होगा। लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 11 सेल पॉइंट है वहाँ किसी किस्म का टैक्स फ्री बकरा चाहिए, तो जो आप लोगों की मंडी है वहाँ पर जाएं। और फिर ये भी जी बिल्कुल बिल्कुल यावर साहब आप भी सुनिए और थोड़ा सा दिलासा दीजिए कि आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, टैक्स फ्री जानवर। जी जी अच्छा, बिल्कुल जो है ना ये जानवर जितने भी व्यापारी लेकर आएंगे उनसे किसी किस्म का कोई फीस, कोई टैक्स, कोई जो है ना किराया, कोई चीज नहीं ली जाएगी। वाह 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 वाह। बल्कि उनको टेंट मुहैया किए जाएंगे, साय के लिए रोशनी का इंतजाम होगा, मेडिकल का कैंप होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये सब कुछ, हमारा कंप्लेंट सेल होगा जी, सब कुछ फ्री होगा। एक बात और प्लीज बताइएगा कि आप सेटिस्फाइड हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से औकातकार मुकर्रर किए गए? देखिए जी, मैं जो है ना बतौर मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर रेगुलेशन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट को, हम लिख भी रहे हैं कि इस टाइम को बढ़ाया जाए, क्योंकि लाहौर में भी मैं आपने देखा होगा आमतौर पर लोग जो है वो शाम के वक्त निकलते हैं, दिन को अपना कारोबार करते हैं और रात को वक्त जो है ना निकल कर वो अपने जानवर खरीदते हैं। इसलिए हम इस टाइम को जो है ना जो 7 बजे तक है, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक, इसको एक्सटेंड करने के लिए हम एक रिक्वेस्ट लेटर भेज रहे हैं और इसको हम एक्सटेंड कराएंगे ताकि ये लोग अपने कारोबार के बाद जो है ना जानवर जाकर ख़रीद सकें। मंडियों में किसी किस्म का टैक्स नहीं है, सारी सहूलतें हैं। 12 मंडियाँ इस वक्त ऑपरेशनल हैं जिनमें जो है ना ये व्यापारी अपने जानवर ला रहे हैं। तो मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोविड-19 के हवाले से जब मंडी में आए तो एहतियात जरूर करें। ठीक है सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। एक जुमला यावर साहब से ले लेते हैं। यावर साहब गुफ्तगू आप भी सुन रहे थे, आप भी ऐसा कोई प्लान दीजिए ना, टैक्स फ्री जानवर। अच्छा, हमारे यहाँ टैक्स एक मिनिमम सा, उसको टैक्स नहीं कहेंगे, उसको आप ये कहते हैं कि सर्विस चार्जेस, लेकिन उसके अंदर हमारे पास फैसिलिटीज बहुत ज्यादा हैं। देखें वो लोग फ्री दे रहे हैं फैसिलिटीज। मसलन क्या फैसिलिटीज बहुत ज्यादा जो है वो क्या है यावर साहब? देखिए, आपके यहाँ पर शहर से बाहर एक तो गेटेड कम्युनिटी में सिक्योर्ड जगह पे हम जानवरों की सिक्योरिटी से लेके पार्किंग से लेके हर वो फैसिलिटी जो एक मंडी के अंदर इन 50,000 लोग जो आपके रिहाइश पजीर हुए हैं, बेशक वो पानी हो, बेशक वो चारा हो, उनकी हर चीज़ के लिए हमने इंतज़ाम रखा है। अब ये देखें, अपने अपने एरिया और अपने उसके रीजन के ऊपर काम करने वाली बात है कि किन के पास क्या चीज़ें हैं, किन के नहीं, लेकिन हमने एक मिनिमम ये एक मंडी स्टैंडर्डाइज मंडी जिसके SOP सेट किए हुए आज 10 साल से। राइट, ठीक है यावर साहब, बेहद शुक्रिया साथ मौजूद थे आप। कुछ दिन बाद दोबारा आपसे पूछेंगे कि अब कितने जानवर कितने बिक गए, आपने साथ दिया और पंजाब की मंडी की सूरत हाल से मुतालिक भी हम बात कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया, जुबैर साहब साथ मौजूद थे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे। आजकल प्लान क्या हो रहा है जनाब? दोस्त प्लान करते हैं, वैसे पहले की निस्बत वो प्लान कम हो गए ना, मंडी जाने वाले रात के वक्त या सुबह के वक्त या जो भी वक्त आपको मिल जाए कि चलो यार बैठक लगती थी, प्लान होता था कि चलते हैं जरा जाके जानवर देख कर आते हैं। वैसे जब बैठक की बात करें, दोस्ती की बात करें, तो क्या सिर्फ कहीं आना जाना, घूमना फिरना, साथ बैठकर चाय पीना, यह है दोस्ती का नाम? क्या सिर्फ इन्हें ही दोस्त कहा जा सकता है, या जिससे आप वाकई दिल की बात शेयर करें वो होते हैं दोस्त? जब हम मेल पर्सपेक्टिव से इस बात को करें तो नॉर्मली ये एक ट्रेंड है कि मर्द अपने दिल की बात, अपनी परेशानी, अपना दुख, अपनी तकलीफ शेयर नहीं करता। कभी कभार कर लेते हैं और जब कर लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है, यूं जैसे बोझ उतर जाता है। बतौर मर्द मजबूत बनने का जो चक्कर है ना, ये बेसिकली आपको कमज़ोर कर रहा होता है। तो ये एक टॉपिक है कि इस पर एक वीडियो पहले दिखाएं। ओके, और ये वीडियो थोड़ी सी इसका एक हिस्सा हम आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम ये बता सकें आपको। हम कोशिश कर रहे थे आज कि इसी के ऊपर बात कर सकें। जो हम कहते हैं ना कि मैं सब पी जाता हूँ भाई, मैं तो किसी से कुछ शेयर नहीं करता। तो
तो ये हिम्मत नहीं है। हिम्मत ये है कि आप अपने गम को, अपने हौसले को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, अपना दिल हल्का करें, वरना ये भारी होता रहा तो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, गम आपको चाट जाएगा, करेज आपकी ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर ताहा साबरी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप ताहा? और मुझे ये बताइएगा, हमें सही, हम कहते हैं ना जदीद दौर ये है कि हम जदीद डेफिनेशंस पे जाएं, लेकिन हमारा मसला कुछ मामलात ऐसे हैं कि हम सही डेफिनेशन पर जाएं। ये सही डेफिनेशन है। आई थिंक बहुत आपने इम्पोर्टेंट बात की कि मर्दानगी की डेफिनेशन क्या होती है, सही। और ये आई थिंक एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे में, जिसमें ये आता है कि मर्दानगी की कंसेप्शन ये होती है कि मर्द ये होता है जो बहुत अपने अंदर अपने मसले रखता है और फिर किसी से शेयर नहीं करता, जो थोड़ा वीकनेस नहीं दिखाता। और इसका मसला ये होता है फिर मर्दों पे एक बहुत प्रेशर पड़ता है। प्रेशर ये पड़ता है, आता है सोसाइटी से और मर्दों से, और जो ये कंसेप्शन से कि मर्द बनो, ये कंसेप्शन, उससे क्या होता है हम अपने मसले अपने अंदर दबाने शुरू कर देते हैं और फिर इवेंचुअली वो बाहर आते हैं क्या कहते हैं, एग्रेशन के ज़रिए, नुकसान पहुंचाने के ज़रिए, गुस्से के ज़रिए, मंशियात के इस्तेमाल के ज़रिए, और सब ज़िंदगी मुतासर करते हैं। तो ताहा एक रवैया ये भी देखा जाता है कतई नज़र मर्द या खातून कि जिससे शेयर करना चाहिए यही मालूम नहीं होता कि शेयर किससे करना है। हम सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे होते हैं जहाँ पर कोई जानने वाला भी नहीं होता, इन एक्चुअल वो सारे कॉन्टेक्ट्स ऐसे होते हैं। ये एक जहनी मसला है, क्या ये एक सोच का मसला है कि मालूम ही नहीं है कि शेयर किससे करना है, कैसे करना है, गलत प्लेटफॉर्म पर कर रहे होते हैं, अगर कर रहे होते हैं तो? देखिए बहुत अपना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए एक बुनियादी हमारी ज़रूरत है इजहार करने की, एक इंसानी ज़रूरत है कि अपनी कैफियत को इजहार करना। अब मसला ये होता है कि जब हम लोग, और जो हेल्दी तरीका होता है वो होता है किसी एक ऐसा बंदा जिस पर आप एतमाद करते हो, उनसे इजहार करें और वो सुने भी, कोई फैसला दिए बगैर, मसले की अहमियत को कम किए बगैर, मजाक उड़ाए बगैर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा एक कल्चर बन चुका है ये, तो उसमें क्या होता है कि इजहार करने वाले फर्दर डिस्करेज होते हैं, उनमें सुनने वाले नहीं होते, और फिर क्योंकि उनके आसपास सुनने वाले नहीं होते, हमदर्दी से सुनने वाले नहीं होते, फिर जाके वो और चैनल के जरिए इजहार करते हैं। जिस तरह सोशल मीडिया फिर भी मैं कहता हूँ कि बेहतर चैनल है, जो ज़्यादा बदतर चैनल है वो है वायलेंस, उसके ज़रिए पे जाके इजहार करते हैं। तो इसलिए अगर हम दबाएंगे अपने अंदर और अगर हम फैसिलिटेट नहीं करेंगे स्पेशली मर्द हजरात को अपने जज्बात ख्यालात को इजहार करने में, तो वो फिर मनफी तरीक़ों से बाहर निकलेंगे। और ये जो हम अपने बचपन से जुमला सुनते आए ना कि मैंने अपने वालिद को कभी रोते नहीं देखा, और एक दूसरे को ख़ानदान के मर्द ये बताएं मैं तो फला के इंतकाल पे भी नहीं रोया, मैं तो नहीं करता। ये एक तो ये कि एक माहौल नहीं है कि एक मर्द अपनी बात ठीक तरह से शेयर कर पाए, अपना प्रॉब्लम शेयर कर पाए। दूसरे ये कि शेयर करना उनकी प्रेफरेंस भी नहीं है। ये कितनी बड़ी कंपल्शन है। और बिल्कुल सही कह रही कि एक तरह से ना एक वो बन गया है, एक आइडियल वो बन गया कि मर्द होता है एक तरह से फौजी की तरह होता है, राइट। और वो बेसिकली जैसे जो कंसेप्शन है कि सिर्फ जज्बात का इजहार करना एक फेमिनिन ट्रेट है, कि अगर कोई मर्द करे भी तो उसको औरत ब्रांड कर दिया जाता है, और वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी इस आर्गुमेंट को चेंज इस तरह करना है कि हमें रीडिफाइन करना है कि स्ट्रेंथ क्या होती है। कि असल स्ट्रेंथ ये होती है कि अपने अंदर दबा के रखना और फिर ना खुशगवार तरीक़ों से उसको निकालना, या फिर असल स्ट्रेंथ ये होती है कि अगर महसूस कर रहे हैं तो उसका एक अच्छे तरीके से इजहार करें, वक्ती तौर पे इजहार करें। तो फिर अगर सोचें तो फिर लड़की बनना तो एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ है कि अगर आप इजहार कर रहे हैं, अगर आप यही पूछना चाहती हूँ आपसे, हम किसी खातून को अगर अपने राइट के लिए बात करता देखते हैं, उनको सही बात पर गुस्से का इजहार करता देखते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि मर्द की तरह साउंड कर रही हो। कोई मर्द अगर आकर अपने प्रॉब्लम के ऊपर बात करे या वो झगड़े को ख़त्म करने की बात करे, थोड़ा धीमा लहजे इख्तियार करे, तो हम कहते हैं औरत की तरह साउंड करते हो। मतलब हम किसी जेंडर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। और ये वो इरा है, ये वो दौर है कि जिसमें जेंडर से बालातर होकर इंसान की काबिलियत को परखा जा रहा है। तो ये हम लोग, और ये सारी दुनिया में, ये दोनों लाइन सारी दुनिया में है। सही बात। और ये देखें, ये एट द एंड ऑफ द डे ये क्या है, ये हमारे सिर्फ
एक तरह से हमने अपने जहन में ये हमने ये बनाए हुए हैं, एक तरह से हमने ये प्रेजेंस बनाए हुए हैं कि मैं ये हूँ, मैं इस बायोलॉजिकल उसके साथ पैदा हुआ हूँ, तो तो मेरा बस ये रोल होना चाहिए दुनिया में। और फिर लेकिन दैट इज नॉट ट्रू। हमें साइंस ने भी दिखाया हुआ है कि आपका जो जिन्स होता है, मतलब जो वो अलग होता है, और फिर जो आपकी अपनी आइडेंटिटी होती है वो अलग होती है। और साथ साथ हर इंसान में मेल और फीमेल एनर्जीज होती हैं, राइट, हर इंसान में। और फिर अगर हम अपने अंदर जो हमारी एक फेमिनिन सलाहियत है उसको दबाएंगे तो फिर डिसहार्मनी पैदा होगी। और ये सिर्फ इंडिविजुअल में नहीं, हमारे माशरे में भी आपको नजर आता है। हम एक तरह से मर्दानगी को आगे बढ़ाते हैं और जो निस्वानियत है उसको दबाते हैं, और उसकी वजह से ये डिसहार्मनी पैदा हो रही है हमारे घरों में, हमारे माशरे में, हर एस्पेक्ट। और रिसर्च ने ये दिखाया कि अगर हम औरतों को और सिर्फ औरतों को नहीं लेकिन मर्द भी अपने अंदर ये क्वालिटीज अपनाएंगे कि ओपननेस की, इमोशनल एक्सप्रेशन की, तो ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर होगी लेकिन पूरा माशरा बेहतर होगा। आप कोविड को देख लें, दो सोसाइटीज लेड बाय विमेन, उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया क्योंकि वो अपने अंदर निस्वानियत को दबा नहीं रहे जिस तरह बाकी। अब आप मुझे और भले लग रहे हैं। थैंक यू। साथ मौजूद अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, वाकई ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक था और इस पर बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा सीखें, चाहे 1% ही सीख लें तो ये भी बहुत है एट दिस टाइम, ये भी बहुत है। एनीवेज जी, वक्त हो गया ख़त्म। आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को, लेकिन सैटरडे एंड संडे कीप वॉचिंग नया दिन, यानी बेस्ट ऑफ नया दिन। और अगर बाहर निकलें तो प्लीज़ बहुत एहतियात के साथ, मास्क के साथ रखिए अपना ख्याल। मंडे को होती है मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।